All right, so let's start our day one of the BFD workshop, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन की वर्कशॉप फॉर जून 2022। इसका पहला सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से हम इस पूरी वर्कशॉप को लेकर चल रहे होंगे, क्या हमारा एक एजेंडा होगा, क्या तरीका कार होगा और किस तरीके से हम इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में कवर अप करेंगे। सो देखिए, वर्कशॉप में प्राइमरली दो चीज़ें होंगी। एक आपके होंगे कॉन्सेप्ट रिविजन। अब तक जितनी चीजें हैं वो आप लोगों ने रिवाइज की हैं, नहीं की हैं, प्रिपेयर की हैं, नहीं की हैं, रिगार्डलेस जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने बीएफडी के बैच में करवाए हैं, पढ़ाए हैं, जितनी भी चीजें इस तरह से हैं, उसको हमें क्रिस्प और बहुत समराइज तरीके से जो है वो डिस्कस करेंगे, एक समरी उसकी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस में बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि सर इसमें आई कैप के पास पेपर्स होने चाहिए, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आई कैप के पास पेपर्स ऑलरेडी मेरा ख्याल है कोई 50-55 सवाल मैं आपके पोर्टल पे ऑलरेडी करवा चुका हूँ और वो C5 4 के पोर्टल पे मौजूद है। तो अगर किसी को आई कैप के पास पेपर्स ही करने हैं तो मेरा ख्याल है उसके लिए ज़्यादा रेलिवेंट होगा कि जो पोर्टल पे ऑलरेडी क्वेश्चंस पड़े हुए उनको देख लिया जाए। ये जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हमारा IQ का पोर्टल है BFD का। आप यहाँ पर आएंगे, एक आई कैप पास पेपर्स का अलग से टैब बना हुआ है, ये ऊपर ऑलरेडी है, इन टॉपिक्स में शामिल है, लेकिन मैंने अलग से एक टैब बना दिया है। अब आप यहाँ पर आके देख लें, ये तकरीबन 50 से 55 सवाल आते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे हुए हुए। तो इस वर्कशॉप में दोबारा से इनको ही डिस्कस कर लेना या इनको कर लेना इतना ज़्यादा फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। इसके अंदर सिर्फ 2-3 अटेम्प्ट हैं, रीसेंट अटेम्प्ट, जिनके सवाल रिलेटिवली कम है, क्योंकि वो मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़े थे स्टूडेंट्स, ताकि उन्हें कर सकें, कॉन्सेप्ट्स वगैरह अपने रिवाइज कर सकें, लेकिन मैंने काफ़ी करवा दिए। 2020, 2021, 2019 यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। इससे पहले आप 18, 17, 16 ये सारे देख रहे होंगे। हर साल के तकरीबन 8-10 क्वेश्चन जो है वो हुए हुए हैं, रिसेंट 5, 6, 8 साल के। और ये स्टार्ट हो रहा है ऑल द वे बैक फ्रॉम 2008। तो आई कैप पास पेपर्स का एक अबेंडेंट पोर्शन पोर्टल के ऊपर मौजूद है, कोई देखना चाहता है तो बहरहाल इसके थ्रू यहाँ पे जो है वो देख सकता है। ये टॉपिकल तरीके से भी अरेंज हुए हैं, यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी टॉपिक में जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर आ गए, आपने कहा यार मर्जर्स एंड एक्विजिशन पिक कर लो। मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर ये टॉपिकल पासवर्ड भी डले हुए हैं, यहाँ पे आ रहा है जैसे आई कैप विंटर 2009, समर 2010, फिर उसके बाद ऑल द वे अप टू करते करते 2018, 2016 ये चलते चले आ रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स 2021 तक इनफैक्ट यहाँ पे भी है, और नीचे इस तरीके से मैंने एक सेपरेट टैब भी बना दिया है, अगर किसी को डायरेक्टली कोई क्वेश्चन रेफर करना हो तो वो यहाँ पे कर सकता है। इस वर्कशॉप के अंदर मैं रिलेटिवली नए क्वेश्चंस या डिफरेंट जो आई कैप्स थोड़े से वो कराने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका थोड़ा सा एक थिंकिंग होराइजन और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेंड हो सके। हम क्या क्या चीजें इसके ऊपर टारगेट कर सकते हैं सर? अगर मोटा मोटा देखें तो आज हम एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यानी कि वैक और पोर्टफोलियो थ्योरी और इन सारी चीजों की बात करेंगे। ये वाला सारा एरिया हमारे पास आ जाता है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे मेरी कोशिश होगी कि मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन करवाऊं, जिसके लिए मैंने कल का दिन रखा है। मर्जर्स एंड एक्विजिशन में अमूमन स्टूडेंट्स को बड़ा मसला होता है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन और 2-3 अच्छे सवाल इसके ऊपर हम कर लें, हमारी कल के डे के अंदर हो जाएगा। कल भी हमारी शाम में इसी तरीके से वर्कशॉप है, शाम 6 से रात 11। और फिर उसके बाद इसी तरीके से थर्ड डे ऑन ऑन संडे बेसिकली हम अपना फॉरेक्स वाला एरिया रिलेटिवली जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, या अगर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में किसी को मसला हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया रिवाइज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल नॉर्मली स्टूडेंट्स का अच्छा होता है और उसमें उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही होती, कैश फ्लोज वगैरह बनाने में या इस तरह की कोई और चीज करने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही होती, तो उस पर क्वेरीज या उसके ऊपर जो डिमांड है वो रिलेटिवली कम आती है। लेकिन अगर आप लोगों को कहीं पे कोई मसला हो रहा हो या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आप चाहें, तो हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी थर्ड डे के लिए रख सकते हैं। वो आज के दिन के बाद आप मुझे व्हाट्सएप करके या अभी क्लास के दरमियान भी जो है वो उसके हवाले से बता सकते हैं। एपीवी में इशू आ रहा है, हाँ ठीक है, चलो एपीवी वाली चीज देखी जा सकती है, बिल्कुल सही है। एपीवी को हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। इसके अलावा इधर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो ये 2-3 इस तरह के टॉपिक्स हैं जिसको हम एरियाज हैं जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। पहले इनका एक बेसिक रिवीजन हो जाए, क्या क्या इसके अंदर पढ़ा था, कौन कौन से मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन सी मोटी मोटी चीजें हैं, उनके ऊपर डिस्कशन हो जाए। और फिर उसके बाद इवेंचुअली वी आर गोइंग टू कम अप विद क्वेश्चंस जहाँ पे रिलेटिवली हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आई के आपके पासवर्ड्स की जहाँ तक बात है वो मैंने आपको भी बताया कि वो काफी हद तक पोर्टल पे ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप में से कोई देखना चाहे तो वहां पर जाके एक्सेस लेके उनको जो है वो देख सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें
तो दूसरे क्वेश्चंस हमें रिलेटिवली कर लेने चाहिए, जो खास तौर पे ACCA, ICW इस तरह की बॉडीज के क्वेश्चंस होते हैं, 3-4 साल पहले उन बॉडीज में आए हुए होते हैं, आके आप उन्हीं से मिलता जुलता एक सवाल बना के हमें जो है वो प्रेजेंट कर देता है, एग्जाम के अंदर होता उन्हीं लाइंस के ऊपर है। और थोड़ा सा एक एस्पेक्ट ये भी है कि थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी कभी कभी पेपर में टेस्ट कर लिया जाता है 10-15 नंबर के लिए, तो वो थ्योरी वाला पार्ट किस तरीके से कवर करें उसकी भी हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जो है वो बहरहाल कर लेंगे। तो ये एक सॉर्ट ऑफ थॉट प्रोसेस है। सर, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस मेक ओवरऑल अप्रोच, शायद पूछ रहे हो, बता रहे हो, मैं समझा नहीं इस जुमले से। इन्होंने डायरेक्ट मैसेज पे सेंड किया है तो बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा। इसको हम कोशिश करेंगे काफी कॉम्प्रिहेंसिव कवर करें, क्योंकि असल यही सबसे बड़ा एरिया होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन का, जो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, या जो एरिया इनके लिए प्रॉब्लमेटिक सॉर्ट ऑफ साबित हो रहा होता है। इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे, फॉरेक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। फॉरेक्स एक टाइम था 2012, 13, 14 तक, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधे साधे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब वो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल कर रहा है, इस तरह से कर रहा है कि जो इंडस्ट्रीज में या नॉर्मली कंपनीज के अंदर सिनेरियो अप्लाई हो रहे होते हैं, दो दो तीन तीन सिनेरियोस बना के, कि भाई आपके पास ऑप्शंस भी हैं, आपके पास फॉरवर्ड्स भी हैं, फ्यूचर्स भी हैं, मनी मार्केट भी है, आप क्या ऑप्ट करेंगे। या फिर एट द सेम टाइम अगर इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट की बात होती है तो वहां पे भी दो तीन किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, और कहीं पे रिवर्स ऑप्शंस वगैरह आ जाते हैं, जहां पे आपको PKR ट्रेडेड ऑप्शंस मिल जाते हैं, फॉरेन करेंसी में उसको बेचना होता है, तो इस तरह की कुछ चीजें फॉरेक्स की वो भी कवर कर लेंगे। सो ये एक तरीका कार होगा वर्कशॉप में लेके चलने का। अमील कहते हैं, सर रिकॉर्डिंग का क्या सीन होगा, या रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा पोर्टल के ऊपर, अगर तुम लोग कहोगे तो यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप, एवरीवन कैन अटेंड, तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूँ। जहां तक टाइम फ्रेम की बात है यार, आज हमारी क्लास है, जैसे अभी हमने स्टार्ट की है, तो इट्स लाइक 10:30, 11 तक आज चलेगी, फिर कल शाम 6 से रात 10:30, 11 तक चलेगी, और संडे को भी शाम 6 से रात 10 बजे तक चलेगी। इस तरह से टाइम फ्रेम होगी। फिर अगर किसी चीज की बहुत अशद जरूरत पड़ जाती है कि यार ये वाली चीज भी करवा दें, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो फिर हम नेक्स्ट वीक में किसी वीकडे के अंदर रात में क्लास रख लेंगे। सुबह ज़ाहिर ऑफिस टाइम होता है तो उसमें डिफिकल्ट हो जाता है, रात में इंशाल्लाह ताला उसको क्लास रख के कवर अप कर लेंगे। ठीक हो गया। सो ये हमारा एक बेसिक एजेंडा हो गया। और कोई चीज जो आप लोग कवर करना चाह रहे हो, या स्पेसिफिकली आप, जैसे किसी ने APB का सजेशन दिया, या कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस हुए हो इस प्रिपरेशन के दरमियान, या इस ओवरऑल टाइम पीरियड में जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, कोई स्पेसिफिक कमेंट, फीडबैक, रिक्वायरमेंट, कोई इस तरह की चीज। चले, आई गेस, हाँ बताओ अमील, क्या मसला है। सर, पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला बहुत हैं इसमें। देखो, अगर पोर्टफोलियो थ्योरी की आप बात कर रहे हो, तो पोर्टफोलियो थ्योरी के अंदर यार फॉर्मूले तुम्हें रट्टा लगाने की तो जरूरत है ही नहीं। फॉर्मूला बुक BFD की एग्जाम में तुम साथ लेके जाओगे, ओपन बुक एग्जाम में कोई इतना मसला उसके अंदर होगा नहीं। फॉर्मूला कब, किस वक्त, कहाँ अप्लाई करना है, ये सबसे बड़ी बात है। सिंगल एसेट पोर्टफोलियो है, दोनों के फॉर्मूले डिफाइंड है। ड्यूअल एसेट पोर्टफोलियो है, इसमें आप दो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रहे हो, आपके सामने फॉर्मूला डिफाइंड है। कोरिलेशन कैसे निकलता है, कोवेरिएंस कैसे निकलता है, फॉर्मूला डिफाइंड है। डेटा मौजूद है, फॉर्मूला में प्लग इन करना है, वेरिएबल्स को निकालना है, और फिर उसके बाद डिटरमिन करना है कि हमें कौन से दो स्टॉक्स का रिलेशनशिप बनाना चाहिए। जहां पॉजिटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स हैं, रिटर्न भी दोनों के साथ ऊपर जाएगा, रिस्क भी दोनों के साथ ऊपर जाएगा। नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स हैं तो एक स्टॉक दूसरे स्टॉक के रिस्क को नलिफाई कर रहा होता है। जैसे आपने एक स्टॉक खरीद लिया एयर कंडीशनर की कंपनी का, दूसरा खरीद लिया हीटर की कंपनी का, तो गर्मियों में एयर कंडीशनर की सेल्स आएगी और सर्दियों में हीटर की सेल्स आएगी। इसको नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, जिसमें आप डाइवर्सिफिकेशन का एंगल जो है वो ढूंढते हैं। जो पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं वो ऐसा हो गया जैसे आपने दो रिलेटेड प्रोडक्ट्स को एज सच जो है वो खरीद लिया, उनके स्टॉक को खरीद लिया है। एक को इम्पैक्ट होगा तो बहरहाल दूसरे को इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बाज लोग इन्वेस्ट करते वक्त एक स्टॉक अगर बैंकिंग का ले लेते हैं तो दूसरा ऑटोमोबाइल का ले लेते हैं, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं तो बैंक्स को रिलेटिवली चैलेंज होता है, लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनीज अच्छा कमा लेती हैं क्योंकि गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो लोग बैंक्स में पैसा रखवाना प्रेफर करते हैं रादर देन गाड़ियां बदलने के। वहां पर गाड़ियों की डिमांड कम हो जाती है और बैंक को करंट अकाउंट के ऊपर आगे लोन देने में अच्छा पैसा मिल रहा होता है, इंटरेस्ट की फॉर्म में अच्छी अर्निंग मिल रही होती है। ये नेगेटिव कोरिलेशन है, इट्स कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, कि आपने आपने नेगेटिव स्टॉक्स के अंदर डाइवर्सिफाई कर लिया। लेकिन अगर आप दो रिलेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे जो सेम ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे सीमेंट और स्टील,
सीमेंट और स्टील साथ में ऊपर जाता है, सीमेंट और स्टील साथ में नीचे आता है, क्योंकि जब एक घर बनता है तो घर के अंदर सीमेंट, स्टील, सरिया, ये सब चीजें साथ में लग रही होती हैं। इनकी डिमांड भी साथ चलती है और इनकी सप्लाई भी साथ चलती है। इनकी प्राइसिंग भी एक ही तरीके से चल रही होती है और ग्लोबल कमोडिटीज के ऊपर ये रिलाई कर रहे होते हैं। ग्लोबल कमोडिटीज महंगी होती है तो ये दोनों चीजें आपस में महंगी भी हो जाती है। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर आप मिला के इन दोनों के स्टॉक्स रख रहे हो तो वो एक डाइवर्सिफिकेशन वाली बात नहीं होगी, उसमें रिस्क भी दोनों का बढ़ता है साथ, रिटर्न भी दोनों का बढ़ता है साथ। थ्योरी में इशू होता है, फैसल फरासत मेहदी कहते हैं थ्योरी में इशू होता है। चलो ठीक है, थ्योरी वाला एंगल हम इंशाल्लाह ताला कवर कर लेंगे, थ्योरी के ऊपर भी बात कर लेंगे। आज इनफैक्ट जो मैंने सवाल पिक किया है अभी, हम एक आध घंटे का एक सवाल है वो पिक किया है, उसमें थ्योरी वाला एंगल जो है वो मौजूद है, तो मैं इंशाल्लाह ताला थ्योरी भी उसकी जो है वो डिस्कस करूंगा। Sir, as the grid has changed, how much of this will impact our exam pattern compared to previous exams? I mean to say some topics such as portfolio, etc. will probably be most must for the exams now, the topics already tested. भाई देखो, सीधी सी बात है कि हमारा इंस्टीट्यूट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड इंस्टीट्यूट है। कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। पहले बीएफडी सिर्फ ये बीएफडी हुआ करता था जो इस अटेम्प्ट में तुम लोगों ने पढ़ा है। कोई मैक का पोर्शन वोर्शन इसके अंदर नहीं होता था। इट वाज बिफोर 2016। दिसंबर 2016 से पहले का बीएफडी का पेपर उठा लो, यही बीएफडी का सिलेबस आज अब हो गया है। बीच में इन्होंने 4 साल के लिए मैक का पोर्शन डाला, 4-5 साल के लिए, और अब इसको निकाल दिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर ग्रिड को चेंज कर दिया है तो कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल चेंज आ जाएगा। पहले 4 सवाल बीएफडी के कोर फाइनेंस के आते थे, 20 नंबर का एक सवाल कॉस्टिंग का आता था। पहले ये पैटर्न था, 20-80 चलता था, 80% प्योर फाइनेंस, 20% प्योर कॉस्टिंग, या तुम्हारा जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस वाला पार्ट है वहां से आता था, या ट्रांसफर प्राइसिंग से आता था। अब बेसिकली प्योर प्योर बीएफडी के एरिया से 100 नंबर का पेपर आएगा। तो ये वही पैटर्न है जो 2016 से पहले उठाया जाता। तो 2016 से पहले ऐसा तो नहीं था कि आई के आपने कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस करके 50-50 नंबर के 2 क्वेश्चन बना दिए थे, नहीं, ऐसा तो नहीं था। तो 20-20, 22-22 नंबर के, 18-18 नंबर के 5 सवाल आपको नजर आएंगे। एक आप फॉरेक्स से एक्सपेक्ट कर लो, एक आप मर्जर एक्विजिशन से एक्सपेक्ट कर लो, एक आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से एक्सपेक्ट कर लो, एक आप वैक एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से एक्सपेक्ट कर लो, और एक आप इसी तरीके से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से एक्सपेक्ट कर लो या पोर्टफोलियो थ्योरी से एक्सपेक्ट कर लो। तो जो मेजर मेजर टॉपिक्स है वहीं से आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम में क्वेश्चन की लेंथ 40 नंबर की हो जाए, इस तरह की कोई इंडिकेशन नजर नहीं आती है। फरासत कहते हैं सर लिक्विडिटी रिस्क और क्रेडिट रिस्क हमारे कोर्स का पार्ट है। यार कॉन्सेप्ट की हद तक है। लिक्विडिटी रिस्क और क्रेडिट रिस्क का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कस्टमर को क्रेडिट दे रहे हो या किसी को उधार दे रहे हो तो उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी कर ली जाए, उसको चेक कर लिया जाए। क्रेडिट रिस्क का मतलब ये है कि कोई आपके पैसे खा जाए। आपने बैंक से लोन लिया, बैंक को वापस नहीं दिया, ये बैंक का क्रेडिट रिस्क है। इसलिए जब बैंक आपको लोन दे रहा होता है तो आपकी, आपके आबा व अजदाद की, आपकी पुश्तों की, आपकी आने वाली पुश्तों की, हर किसी की इंफॉर्मेशन ले लेता है, डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, डिटेल्स ले लेता है, वेरिफिकेशन कर लेता है कि आप कहीं लोन लेके भाग ना जाए। और जब ये साबित हो जाता है कि आपको लोन की जरूरत थी ही नहीं और फिर भी आप बैंक से लोन ले रहे हैं, उस वक्त बैंक आपको लोन दे देता है। मोइज में इसका जवाब दे चुका हूं, मैं अपलोड कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है इस चीज में। तो लिक्विडिटी रिस्क और क्रेडिट रिस्क का यही मतलब है। पहले लिक्विडिटी रिस्क कॉस्टिंग में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंडर प्रॉपर्ली टेस्ट हुआ करता था, कॉस्टिंग वाले पार्ट में प्रॉपर्ली टेस्ट हुआ करता था, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट की हद तक रह गया है। कोई एज सच नई चीज आई क्या आपने इसमें ऐड नहीं की है। अगर ऐड की होती तो वो स्टडी टेक्स्ट में नजर आ जाती। आई क्या आपकी स्टडी टेक्स्ट में ऐसी कोई चीज एज सच क्रेडिट रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क के लिए अलग से मेंशन्ड नहीं है। हाँ, बस ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जहन में रखो कि लिक्विडिटी और क्रेडिट रिस्क के लिए आपको इन सारी चीजों को मॉनिटर करना होता है कि आप जिसको उधार दे रहे हैं वो क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, पर्सनालिटी वगैरह किस तरह से, पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे, थिंग्स लाइक दैट। क्या ये बात समझ आती है? इस पे क्वेश्चन नहीं आ सकता यार, बहुत लंबा चौड़ा कोई कैलकुलेशन बेस्ड तो नहीं आ सकता। थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से आ सकता है कि क्रेडिट रिस्क के लिए कंपनी किन चीजों का ख्याल रखे, तो कस्टमर की स्क्रूटनी है, उसका पास्ट रिकॉर्ड है, प्रॉपर कलेक्टिबिलिटी की प्रोसीजर्स हैं, टाइमली पेमेंट के लिए फॉलो अप है, अगर क्रेडिट को वो ऑनर नहीं कर रहा, पैसे टाइम पे नहीं दे रहा, तो आगे क्रेडिट पीरियड को रिड्यूस कर देना है, एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम है। ये मेजर्स आप इसके हवाले से जो है वो कह सकते हैं। बाकी कोई ऐसी कैलकुलेशन बेस्ड नेक्स्ट लेवल चीज आके आपने अपनी स्टडी टेक्स्ट में इन्वॉल्व नहीं की। अगर स्टडी टेक्स्ट में इंक्लूड कर देता तो हम उसके हवाले से पढ़ भी सकते थे, कैलकुलेशन भी कर सकते थे। आप स्टडी टेक्स्ट घुमा सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। डू वी गेट इट? चले, और कोई एरिया है जो किसी को प्रॉब्लम कर रहा हो खास तौर पे?
एनीवन? चले, मगर और कोई एरिया नहीं है ऐसा प्रॉब्लमैटिक या इस तरह की कोई चीज? आप लोगों की तैयारी कहाँ तक डन हो चुकी है? कहाँ कहाँ तक पहुंच चुके हैं? किस किन किन हालात में हैं लोग? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यू कैन लेट मी नो कि सर इतना परसेंट हमारा एरिया हो गया है। जैसे जवाब नहीं आ रहा तो लग नहीं रहा कि इतना परसेंट भी हो गया है। 75%, चलो 20%, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सर रिवाइजिंग इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, हमजा सिद्दीकी 40%, चलो सही है। कोई ऐसा है जिसके लेक्चर्स ही अभी नहीं देखे हैं, उसने लेक्चर्स ही बाकी है? सर अभी तो एग्जाम लीजिए स्टार्ट हुई है, अब आगे आप समझ जाए, चलो सही, कोई मसला नहीं है। तो फिर अमील आई वुड एक्सपेक्ट तुम्हारे पेपर कम होंगे अगर एग्जाम लीज अभी स्टार्ट हुई है तो। नहीं यार, अच्छा टाइम है, अगर आपके 2 पेपर हैं तो यू स्टिल हैव टाइम। सर मैंने सारे लेक्चर्स देखे हैं लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है। याद आ जाएगा, आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप चीजें भूल रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जो चीजें आपके पास सामने आएंगी वो आपके सिलेबस का 8-10% से ज्यादा नहीं होता। वो स्पेसिफिक चीजें होती है, तो इंशाल्लाह ताला याद आती हैं चीजें, आप पढ़ के जाएं आराम से, कुछ नहीं भूलेंगे आप। घर पे तो आप 100% जहन में लेके बैठे होते हैं ना, तो आपको टेंशन हो रही होती है। अब एग्जाम में अगर उसने पोर्टफोलियो थ्योरी नहीं पूछा है और सीएपीएम पूछा है, तो मुझे पोर्टफोलियो थ्योरी वहां रिवाइज करने की जरूरत थोड़ी है। तो बस मैं सीएपीएम पे फोकस करूंगा। चलो माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है यार। ये मैं एफएम अगर क्लियर किया हुआ है तो फिर तुम्हें क्वेश्चंस भी यहाँ पे रिपीटेड लगेंगे जो हम करेंगे इस वर्कशॉप में। चले, जबरदस्त। अच्छा चलो, और कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया हो या इस तरह की कोई और चीज हो तो जरूर बताइएगा। अब आए हम थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट रिवीजन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट रिवीजन में हम देखते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को, हम देखते हैं सीएपीएम को, और एट द सेम टाइम हम देखते हैं पोर्टफोलियो थ्योरी। इन चीजों को हम कवर करने की बारे जो है वो कोशिश करते हैं। सो सर, एक कंपनी शेयर होल्डर से हमेशा मुक्त, अच्छा मैं बहुत एक सटल अंदाज में लेकिन कंप्लीटली हर चीज को कवर करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। अगर आपको कहीं पर लगे कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, तेजी से निकल गई है, आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, तो आप चैट पे सवाल पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करके उसको रिपीट कर दूंगा। लेकिन शर्माने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सही है। एक कंपनी है हमारे पास, कंपनी के दो ही डिसीजंस होते हैं। एक होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टिंग डिसीजन इस बात का होता है कि भाई जो पैसे कंपनी के एसेट्स आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम रिटर्न आ सके। ये वाला एरिया जो अचीव हो पाता है, ये हो पाता है 3 या 4 चीजों से। यहाँ पर आप एनपीवी, आईआरआर, एमआईआरआर और प्राइमरीली सेंसिटिविटी एनालिसिस यूज करते हैं। ये 4 बड़े तरीके हैं जिसको इससे इस्तेमाल करके जो है वो एनालाइज किया जा सकता है। एक आप कह सकते हैं पे बैक पीरियड भी इसके अंदर एक मशहूर तरीका है। पे बैक पीरियड भी काफी हद तक इस्तेमाल किया जाता है। सर एनपीवी के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट की कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं एक स्पेसिफिक रेट से, और देखते हैं पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। आईआरआर में जो रेट निकल के आता है उसको कंपेयर करते हैं एक स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट से। एमआईआरआर में जो रेट निकल के आता है उसको कंपेयर करते हैं अपने एक स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट से। सेंसिटिविटी एनालिसिस के अंदर शॉक टेस्टिंग करते हैं कि कौन सी चीज कितनी मूव हो जाए तो एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी। और पे बैक पीरियड में ये निकालते हैं कि एटलीस्ट हमारी जो इनिशियल आउटले बेसिक इन्वेस्टमेंट है वो किस वक्त रिकवर हो रही है। पे बैक पीरियड की 2 फर्दर टाइप्स होती हैं, एक डिस्काउंटेड और एक नॉर्मल पे बैक पीरियड। नॉर्मल पे बैक पीरियड नॉर्मल कैश फ्लोज पे निकलता है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पे निकलता है। इन तीनों में मैंने जिस रेट का जिक्र किया उस रेट को वैक कहा जाता है, ठीक है, उस रेट को वैक कहा जाता है। वैक से ये तीनों कंपेयर किए जाते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारे पास 2 किस्म के सोर्सेस मौजूद होते हैं, एक इक्विटी और एक डेट। हमारी कोशिश ये होती है कि इन दोनों सोर्सेस की जो कॉस्ट हो वो कम से कम हो और इसको जो है वो लोएस्ट रखा जा सके।
इन दोनों की कॉस्ट ऑफ इन दोनों कैपिटल्स की कॉस्ट को या उसके वेटेड एवरेज को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है या वैक कहा जाता है। एज सिंपल एज दैट हम वैक के अंदर बड़ा आसानी से मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी करते हैं एक तरफ, ठीक है। फिर हम करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट दूसरी तरफ, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस टी का एडिशन हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो टैक्स का नंबर जो इंटरेस्ट का नंबर है वो टैक्स डिडक्टेबल है। अब इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में मैं ऑब्वियसली नहीं जाऊंगा क्योंकि एक रिविजन है। क्यों ये डिडक्टेबल है, टैक्स वाला इसको क्यों अलाउ करता है, वो एक बहुत डिटेल्ड कोर्स के अंदर हमने उसको अच्छे से कवर किया हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में आ जाता है। ऊपर वाला पोर्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपको प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न जनरेट करके देना है। ये जितना लोएस्ट होगा रिलेटिवली उतना बेहतर होगा, और मार्केट वैल्यूज जितनी आपकी हाईएस्ट होंगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। यानी ये कंपनी की मैनेजमेंट हमेशा इस बात की कोशिश करती है कि हमारा वैक जो है वो लोएस्ट होना चाहिए और कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो हाईएस्ट होनी चाहिए। थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, कभी एग्जाम में अगर इस तरह की कोई चीज आ जाती है तो आपके पास ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दो ही तरीके के। एक ऑब्जेक्टिव आपके पास ये है कि आप अपने वैक को लोएस्ट रखें और यहां पर आप अपनी मार्केट वैल्यू को यानी कि इक्विटी प्लस डेट को हाईएस्ट रखें। जितनी हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू आप अचीव करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू अचीव करेंगे उतना शेयर होल्डर्स के लिए बेहतर है। जितना वैक आपका लोएस्ट होगा उतना यहाँ पे आपको कम रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा जो दूसरी तरफ आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। जितना आपका वैक हाईएस्ट होगा उतना आपके लिए प्रोजेक्ट्स करना टफ होगा क्योंकि आपको एक हायर रेट ऑफ रिटर्न को अचीव करना होगा अपने इक्विटी होल्डर्स और डेट होल्डर्स को सारी बात कवर अप करने के लिए। इस डिसीजन मेकिंग को इंटायरली कवर किया जाता है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस यही बताता है कि हमें कब किस वक्त ये डिसीजन लेना चाहिए कि हमें इक्विटी की तरफ जाना है या हमें लेट्स से डेट की तरफ जाना है। फिर अगर इक्विटी की तरफ भी जाना है तो हम फ्रेश इक्विटी या न्यू इक्विटी इशू करें या हम कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज या डिविडेंड से इस पूरे को फाइनेंस कर लें, इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर लें। और अगर डेट की तरफ जाएं तो फिर डेट की तरफ किस तरीके से जाएं, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, फिक्स इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में समझ का ताल्लुक ज्यादा है और कैलकुलेशन का ताल्लुक एज सच कम है। ऑब्जेक्टिव यही है, वो सोर्स ऑफ फाइनेंस हमें पिक करना चाहिए जहां पे वैक हमारा लोएस्ट हो, जहां पे मार्केट वैल्यू हमारी हाईएस्ट हो। तो इसके लिए हमें कुछ चीजें वैक के कॉन्सेप्ट्स में समझने की यहाँ पर जो है वो जरूरत है। अब जब हमने इस फॉर्मूले की बात कर ली, एक रिवीजन करते हुए चलते हैं, जब हमने इस फॉर्मूले की बात कर ली तो अब हमारे पास सवाल पैदा होता है कि सिर्फ यहाँ पे चार चीजें हो गई। इक्विटी के अंदर हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, एक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसको आप केई कहते हैं, एक है कॉस्ट ऑफ डेट सॉरी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। एट द सेम टाइम दूसरा पोर्शन है आपके पास डेट का, एक है कॉस्ट ऑफ डेट जिसको आप केडी कहते हैं और दूसरा एट द सेम टाइम है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो आपके डेट की मार्केट वैल्यू बन जाती है। ठीक है सर, जल्दी से बता दें ये चारों चीजें कैलकुलेट किस तरीके से होती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करते थे, इसका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए। अभी इसका एक अच्छा सा रिवीजन हम कर लेते हैं। सर सबसे पहले हम पिक कर लेते हैं डेट को। हमारे पास डेट में क्या क्या सूरत हाल होती है, कैसे इनको डिटरमिन किया जाता है। तो डेट में आपको याद होगा डेट के अंदर प्राइमरीली दो सूरत हाल होती है, एक रिडीमेबल की सूरत होती है, दूसरा रिडीमेबल की सूरत होती है। जहां पर डेट इरिडीमेबल है, कंपनी बहुत मुमकिनात है कि कंपनी जिंदगी भर वो पैसे जो है वो डेट होल्डर्स को वापस ना करे, लेकिन वो डेट इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट है। और जब लिक्विडेशन हो रही होती है, कंपनी की थ्योरी की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि जब लिक्विडेशन हो रही होती है तो लिक्विडेशन के वक्त इरिडीमेबल डेट होल्डर्स को, जो इरिडीमेबल डेट जिनके पास होता है, उन डेट होल्डर्स को पहले पैसे पे किए जाते हैं, बाद में शेयर होल्डर्स को पैसे पे किए जाते हैं। तो रीपेमेंट अगर इनकी नहीं भी हो रही तो भी ये डेट इसलिए क्योंकि लिक्विडेशन के इवेंट में इनका नंबर पहले आता है और इनके ऊपर एक फिक्स इंटरेस्ट जो है वो पे होता है। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ डेट का मौजूद है, इंटरेस्ट अपॉन केडी। या अगर मैं विद टैक्सेशन की बात करूं तो मेरे पास इंटरेस्ट हमेशा पोस्ट टैक्स हो जाता है अपॉन केडी। ये केडी जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज प्रैक्टिकली पोस्ट टैक्स केडी। प्री टैक्स कैश फ्लोज के लिए प्री टैक्स केडी, पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज के लिए
पोस्ट टैक्स केडी। अगर टैक्स रेट नहीं दिया हुआ सवाल में, सिर्फ इंटरेस्ट है, तो ये जो केडी तुम यहाँ डिवाइड कर रहे हो ये प्री टैक्स है। अगर इंटरेस्ट रेट दिया, टैक्स रेट दिया हुआ है सवाल में, तो ये पोस्ट टैक्स है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास पोस्ट टैक्स केडी। ये प्री टैक्स इंटरेस्ट प्री टैक्स केडी, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स केडी। ये मार्केट वैल्यू निकालने का तरीका है। इसी को फ्लिप कर लो, ठीक है, इसी को अगर तुम फ्लिप कर लो तो ये बन जाएगा इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, यानी अगर मार्केट वैल्यू दी हुई है तो केडी निकाल सकते हो, और यहाँ पे इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी अपॉन मार्केट वैल्यू बन जाएगा पोस्ट टैक्स केडी। इधर तुम पोस्ट टैक्स केडी कैलकुलेट कर सकते हो। इररिडीमेबल का केस सिंपल है, यही दो फॉर्मूले हैं, यही दो अप्रोचेस है जिससे सारा कुछ कैलकुलेट अपने पास हो जाता है। इस फॉर्मूले से चीजें निकल आती है। सर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे तो आपने मार्केट वैल्यू से केडी निकाल लिया, केडी से मार्केट वैल्यू निकाल लिया, इन दोनों में से पहले क्या आता है दुनिया में? एक चीज पहले आएगी ना, मतलब चिकन और मुर्गी के अंडे की हम बात कर रहे हैं तो कोई एक चीज तो पहले आए। तो ये केडी प्राइमरली ड्राइव होता है विद कंपैरिजन ऑफ सिमिलर रेट, या कह लो सिमिलर सिक्योरिटीज के ऊपर जो रेट ऑफर्ड होता है, रेट ऑफर्ड बाय सिमिलर बॉन्ड्स, रेट ऑफर्ड बाय सिमिलर बॉन्ड्स। यहां पे तुम्हारा एग्जामिनर इसको 4 किस्म के नामों से रेफर कर सकता है, 4-5 किस्म के नामों से इसको रेफर किया जा सकता है। एक, रेट ऑफर्ड बाय सिमिलर बॉन्ड्स, ठीक है। दूसरा, प्री टैक्स केडी। तीसरा, यील्ड टू मैच्योरिटी। चौथा, रेट रिक्वायर्ड बाय द लेंडर्स। और एक और नाम कुछ किताबों में इस्तेमाल हुआ है, विच इज ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड। लेकिन ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड नॉर्मली इस्तेमाल होता है रिडीमेबल डेट की केस में। इररिडीमेबल डेट की केस में कॉन्सेप्चुअली तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा मतलब मारूफ नहीं है, इतना ज्यादा फेमस नहीं है ये वाला नाम इस्तेमाल करना इररिडीमेबल डेट के लिए। तो प्राइमरीली ये 4 चीजें ध्यान में रखो, रेट ऑफर्ड बाय सिमिलर बॉन्ड्स, प्री टैक्स केडी, यील्ड टू मैच्योरिटी, रेट रिक्वायर्ड बाय द लेंडर्स, और ग्रॉस रिडेम्पशन यील्ड। ये 4-5 नाम है जो केडी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। यहां तक तो सर इररिडीमेबल में तो केस बिल्कुल सिंपल है, जरा रिडीमेबल भी रिवाइज करवा दें। तो रिडीमेबल के अंदर आपको याद होगा हमारे पास सिनेरियो क्या होता था, सिनेरियो 1। सर सिनेरियो 1 मेरे पास सिचुएशन ये कुछ इस तरीके से बनती थी। सिनेरियो 1 मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरह से बनती थी कि मुझे उसने फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट वगैरह की कैश फ्लोज दिए हुए, इंटरेस्ट वगैरह के कैश फ्लोज दिए हुए, और मेरे पास प्री टैक्स केडी मौजूद है, प्री टैक्स केडी मौजूद है। ये 2 चीजें मेरे पास मौजूद है, ठीक है। इनको हम कह सकते हैं ये दोनों होते थे गिवन। तो यहाँ पे सर हम कैलकुलेट क्या करते थे, हम पहले डिस्काउंटिंग करके कैश फ्लोज की यहाँ पर हम डिस्काउंटिंग करते थे, और डिस्काउंटिंग करके मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे, और फिर मार्केट वैल्यू की मदद से हम आईआरआर कैलकुलेट करते थे, और आईआरआर कहलाता था पोस्ट टैक्स केडी। आईआरआर कहलाता था यहाँ पे पोस्ट टैक्स केडी, ये पोस्ट टैक्स केडी कहलाता था हमेशा। यहाँ पे हमेशा इस वाले केस में जो इंटरेस्ट लिया जाता था वो पोस्ट टैक्स लिया जाता था। इस स्टेप में जो इंटरेस्ट लिया जाता था वो पोस्ट टैक्स लिया जाता था। तो ये जहां पे आपके पास गिवन होता था, इधर आप इस सिनेरियो में इसको कैलकुलेट करते थे। एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो ये हो गया कि सर आपको गिवन हो पोस्ट टैक्स केडी, आपको कैश फ्लोज दिए हुए हो और आपको पोस्ट टैक्स केडी दिया हुआ, ठीक है। आपको कैश फ्लोज दिए हुए हो, आपको पोस्ट टैक्स केडी दिया हुआ, ये दोनों चीजें आपके पास हो गिवन। मैं जी लिख रहा हूँ, जी मतलब गिवन है, जगह मेरे पास कम है, यहाँ पे गिवन है। अगर आपके पास ये 2 चीजें गिवन है और आपसे वो कह रहा है कि भाई मार्केट वैल्यू निकालो, तो कोई मसला नहीं है, आप पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट के कैश फ्लोज लें, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कैश फ्लोज लें, और यहाँ पे आईआरआर, यहाँ पे जो है आपके पास डिस्काउंटिंग कर लें आप, क्योंकि रेट मौजूद है, डिस्काउंटिंग कर लें, आपके पास मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपके पास मार्केट वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसी तरीके से वो कैश फ्लोज प्री टैक्स केडी दे तो हम यहाँ मार्केट वैल्यू निकालते हैं, अगर पोस्ट टैक्स केडी दे तो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट लेके
आप मार्केट वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक स्टेप ये है कि मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करवाए, पोस्ट टैक्स केडी भी करवाए, वो सिनेरियो 1 में बता दिया मैंने। एक सिनेरियो ये है कि जहां पे वो आपको पोस्ट टैक्स केडी खुद दे दे और मार्केट वैल्यू निकलवाए, तो आपने कैश फ्लोज में इंटरेस्ट को पोस्ट टैक्स कर देना है, इंटरेस्ट को पोस्ट टैक्स कर देना है और आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, डिस्काउंटिंग करके आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। जबकि यहाँ पे अगर उसने प्री टैक्स केडी दिया हुआ है तो इधर डिस्काउंटिंग करते वक्त जो आपकी कैश फ्लोज होंगे वो प्री टैक्स ही होंगे, जो आपके कैश फ्लोज होंगे वो प्री टैक्स ही होंगे। बस ये याद रखो, प्री टैक्स कैश फ्लोज हैं तो डिस्काउंट रेट भी प्री टैक्स होगा, पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज हैं तो डिस्काउंट रेट भी पोस्ट टैक्स होगा। दोनों तरीके से मार्केट वैल्यू निकाली जा सकती है, दोनों तरीके से मार्केट वैल्यू आपके पास जो है वो निकाली जा सकती है। और अगर मार्केट वैल्यू आपके पास गिवन हो और कैश फ्लोज की डिटेल गिवन हो तो फिर आप आईआरआर की मदद से केडी निकाल सकते हैं, आईआरआर की मदद से केडी निकाल सकते हैं। अगर कैश फ्लोज प्री टैक्स लोगे तो आईआरआर प्री टैक्स केडी आएगा, अगर कैश फ्लोज पोस्ट टैक्स लोगे तो आईआरआर पोस्ट टैक्स केडी आएगा। क्या किसी को इस एरिया में कोई मसला है? स्टूडेंट्स अक्सर घर जाके ये भूल जाते हैं। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दूं, एक और चीज मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दूं। पोस्ट टैक्स केडी को कुछ लोग इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं, प्री टैक्स केडी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी। भाई ये सिर्फ और सिर्फ इररिडीमेबल में पॉसिबल है, ओनली इन द केस ऑफ इररिडीमेबल। बस ये इस केस में कभी भी मत कर देना, रिडीमेबल के केस में कभी नहीं होगा। रिडीमेबल के केस में हमेशा हमेशा आईआरआर कैलकुलेट होगा अगर आपको पोस्ट टैक्स केडी निकालना है तो। सिनेरियो 1 रिपीट कर देता हूं एक दफा ताहिर साहब आपके लिए। सिनेरियो 1 में मैंने ये कहा कि आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट, कैश फ्लोज वगैरह मौजूद है, प्री टैक्स केडी मौजूद है, एग्जामिनर ने प्री टैक्स केडी दे दिया है। तो पहले कैश फ्लोज को प्लॉट करके मार्केट वैल्यू निकालो, फिर मार्केट वैल्यू को प्लॉट करके आईआरआर निकालें, लेकिन इंटरेस्ट को पोस्ट टैक्स ले लें ताकि आपके पास केडी पोस्ट टैक्स निकल के आए। एग्जामिनर के दिए हुए प्री टैक्स केडी को 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई मत करिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब आपके पास केस इररिडीमेबल डेट का हो। सर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या कैश फ्लोज में इंटरेस्ट और रिडेम्पशन दोनों होंगे? बिल्कुल दोनों होंगे। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? फ्यूचर में मिलने वाले तमाम कैश फ्लोज की आज प्रेजेंट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब है फ्यूचर में मिलने वाले तमाम कैश फ्लोज की आज प्रेजेंट वैल्यू। तो वो जो आज प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल रहे हैं फ्यूचर के कैश फ्लोज की, उसमें दोनों कैश फ्लोज आएंगे। रिडेम्पशन में जो पैसा मिलेगा वो भी आएगा और जो ड्यूरिंग द पीरियड इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आएगा। क्या ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? सर विल वी यूज प्री टैक्स इंटरेस्ट इन कैलकुलेशन ऑफ मार्केट वैल्यू, राइट? देखो अगर उसने सिर्फ प्री टैक्स केडी दिया है, अमील अच्छा सवाल है, अगर उसने सिर्फ प्री टैक्स केडी दिया है और तुमसे मार्केट वैल्यू निकलवा रहा है तो तुम प्री टैक्स इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि डिस्काउंट रेट ही तुम्हारे पास प्री टैक्स है, तो इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स नहीं लिया जा सकता। इस बात को अपने आप से बांध लें कि अगर प्री टैक्स इंटरेस्ट है तो डिस्काउंट रेट प्री टैक्स केडी होगा, अगर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट है तो डिस्काउंट रेट पोस्ट टैक्स केडी होगा। हमेशा डिस्काउंटिंग से आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। अगर प्री टैक्स इंटरेस्ट पे आईआरआर निकालोगे तो प्री टैक्स केडी आएगा, अगर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट पे आईआरआर निकालोगे तो पोस्ट टैक्स केडी आएगा। क्या ये बात समझ आती है? Does everyone get it? सारे लोग यस बोलेंगे भाई, सब लोग यस बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए। आज भी अगर तुम लोग सो रहे हो वर्कशॉप में भी, जिसमें 15 दिन रह गए, एग्जाम में 20 दिन रह गए, फिर कोई फायदा नहीं है। जो भी आवाम सुन रही है उनसे यस चाहिए, अगर नहीं सुन रहे तो फिर रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मैं कर लूंगा अपलोड यूट्यूब के ऊपर, कोई मसला नहीं है उसमें। जागते रहना, ध्यान देते रहना है। पूरा बैच तो तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग पे निकाला है, अब तो कुछ ध्यान दे दो। मार्केट वैल्यू तो हमेशा इफेक्टिव रेट पे आती है, बिल्कुल ऐसा ही है, डिस्काउंट रेट पे आती है मार्केट वैल्यू हमेशा। चले अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड। सर ये तो हो गई इंटरेस्ट और डेट वाली बात, एक हो गया रिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल। अच्छा आई कैप ने कभी इसको डिटेल में टेस्ट नहीं किया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट कन्वर्टेबल डेट का भी होता है। सर कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या चीज होती है? कन्वर्टेबल बॉन्ड वो चीज होती है जिसके रिडेम्पशन पे आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप इसको कन्वर्ट करा लें इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, एक ही ऑप्शन होता है, या फिर आप कैश में रिडेम्पशन ले जाए।
तो इसमें सारा कुछ सेम होता है, पूरा प्रोसीजर यही है, रिडीमेबल वाला ही है। ये सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 पूरा प्रोसीजर वही है, सिर्फ एक जगह पे फर्क आता है, सिर्फ एक जगह पे। जब आप रिडेम्पशन के कैश फ्लोज डाल रहे होते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड के केस में, जब रिडेम्पशन के कैश फ्लोज डाल रहे होते हैं तो वहां पे आपने सिंपल हायर ऑफ द टू ले लेना है। वहां पे आपने हायर ऑफ का रूल लगा देना है। हायर ऑफ का वैल्यू, हायर ऑफ किस चीज का? कैश रिडेम्पशन या एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल शेयर्स। सर ये क्या बात कह दी आपने? भाई मिसाल है, एक बॉन्ड है मेरे पास, कन्वर्टेबल बॉन्ड 5 साल का। मुझे पता है कि भाई अगर 5 साल में मुझे इसको कन्वर्ट कराना होगा तो एक ऑप्शन है मैं 1000 रुपए रिडीम कराना होगा, तो एक ऑप्शन ये है कि मैं 1000 रुपए कैश ले लूं, ये मेरे पास कैश का ऑप्शन है, मैं कैश में इसको कन्वर्ट करा लूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मुझे 5 शेयर्स मिल जाए। अब उन एक एक शेयर की आज वैल्यू बेशक 180 रुपए 150 रुपए चल रही है, लेकिन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जब ये बॉन्ड मेच्योर हो जाएगा, जब इस बॉन्ड की टर्म कंप्लीट हो जाएगी, उस वक्त इस ऑर्डिनरी शेयर की जो वैल्यू होगी मेरे पास वो करीबन 240 रुपए होगी। 240 रुपए के हिसाब से इसकी वैल्यू बन जाती है 1200 रुपए। तो एक माकूल आदमी हमेशा 5 साल के बाद इस ऑप्शन पे जाएगा रादर देन उस ऑप्शन पे। अगर ये शेयर्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू 800 रुपए होती 5 साल के बाद तो हर कोई कैश पे जाता, लेकिन अगर 1200 रुपए है तो हर कोई 1200 रुपए पे जाएगा। तो आपने भी रिडेम्पशन का अमाउंट प्लॉट करते वक्त कन्वर्टेबल बॉन्ड के केस में दो में से हायर वैल्यू ले लेनी है, कैश या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की कन्वर्टेबल शेयर्स की एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू उस वक्त की 1200 रुपए, और यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिकली 1000 रुपए। यह आपके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड का एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक है। इंटरेस्ट वाला मामला इसके अंदर सेम रहता है, इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं आता, प्री टैक्स पोस्ट टैक्स जितनी कहानी मैंने आपको बताई है वो सेम रहती है। सर कन्वर्जन के केस में अगर एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी गिवन ना हो तो फिर करंट शेयर प्राइस यूज करेंगे। यार हाँ, अगर नहीं दी हुई है तो फिर आप करंट यूज करो, लेकिन बहुत ही बेवकूफी की बात है अगर कोई तुम्हें एक्सपेक्टेड प्राइस ना दे, क्योंकि ये दुनिया फ्यूचर के डिसीजन करती है एक्सपेक्टेशन के ऊपर है। एक एक्सपेक्टेड वैल्यू एस्टिमेट की जाती है, एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का, एक सीएफए होल्डर का ये काम होता है कि वो एनालाइज करे कि इस कंपनी की मार्केट वैल्यू आज नजर क्या आ रही है। वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो बैठ के एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं कि 4 साल 5 साल 8 साल 6 साल 10 साल 9 साल इसमें ये शेयर प्राइस कहाँ नजर आती है आज के सर्कमस्टांसेस पे। तो जैसे मामला चेंज होते हैं बिजनेसेस के, ऐसे एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होती हैं। हर वक्त जब आपको कोई चीज बेचनी होती है उसकी उस वक्त की करंट मार्केट वैल्यू देखी जाती है। जैसे आज अगर आपके पास गाड़ी कल्टस है और 27 लाख रुपए की वो मार्केट में हो चुकी है तो आप उसको 12 लाख में नहीं बेचेंगे। आप बोलेंगे भाई 12 लाख की तो ये 2018 में हुआ करती थी, आज ये 27 लाख की है, आज के हिसाब से बिकेगी। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की भी जिस वक्त मार्केट वैल्यू निकाली जाती है उस वक्त ही हालात देखे जाते हैं कि आज के हिसाब से इस कंपनी की वैल्यू फ्यूचर में क्या नजर आ रही है। या फिर पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में जहाँ फ्यूचर नजर ही नहीं आता कि होगा क्या, हमें यही नहीं पता कि नवंबर में क्या होगा, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, चले जाए कि हम 5 साल की बात करें। अमील कहते हैं सर समटाइम्स करंट शेयर प्राइस अलोंग विद ग्रोथ इन शेयर प्राइस ओवर द पीरियड इज गिवन। तो वो तो मैकेनिज्म हो गया ना, मिसिंग थोड़ी है, वो तो मैकेनिज्म हो गया ना कि आज की शेयर प्राइस ये है, फ्यूचर की ग्रोथ ये है, तो तुम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से प्राइस खुद ही निकाल लो। वहां तो वो तुमसे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की तुमसे कैलकुलेशन करवाएगा। ऐसा थोड़ी है कि उसने सवाल से गायब ही कर दिया उस वैल्यू को। सवाल में वैल्यू है, बट इट्स जस्ट दैट कि वो तुमसे कैलकुलेट करवाएगा। सो दैट्स हाउ इट इज। अब्दुल राफे कहते हैं सर इफ वी आर गिवन पोस्ट टैक्स केडी देन डू वी नीड टू इंक्लूड 1 माइनस टी व्हाइल कैलकुलेटिंग वैक। नहीं, ये बहुत अच्छी बात की है लड़के ने। वीडियो बंद रखिएगा प्लीज। किसी भाई साहब की वीडियो खुल गई है, मैं चेक करता हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने। अक्सर लोगों से ये बारीक गलती हो जाती है। भाई ये वैक के अंदर अगर ये वाला केडी ऑलरेडी पोस्ट टैक्स हो तो इस 1 माइनस टी को मत इनकॉर्पोरेट करना। अगर ये केडी ऑलरेडी पोस्ट टैक्स हो तो इस 1 माइनस टी को मत इनकॉर्पोरेट करना। अगर आप इस 1 माइनस टी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो आप उसको डबल टैक्सेशन का इम्पैक्ट दे रहे हैं, डबल टैक्सेशन का इम्पैक्ट दे रहे हैं। यानी कि कहने का मकसद ये कि जो रिडीमेबल डेट वाला केस है, ये वाला रिडीमेबल डेट वाला केस है, सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 आ रहा है। यहाँ पे तो आप आईआरआर के थ्रू कंप्यूट करते हैं पोस्ट टैक्स केडी, आईआरआर के थ्रू निकल आया पोस्ट टैक्स केडी, अब उसे दोबारा 1 माइनस टी करने की जरूरत नहीं है, दोबारा 1 माइनस टी करने की जरूरत
नहीं है। ये एक अच्छा पॉइंट है, वेल आस्क्ड। ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड वाली सीन, कन्वर्टेबल बॉन्ड वाला सिनेरियो रिवाइज होता है, समझ आता है, एवरीवन गेट्स इट। सिंपल उसके अंदर काम ये है कि रिडेम्पशन के कैश फ्लोस को डालते वक्त आपने हायर ऑफ द टू का ख्याल रखना है, बाकी कोई ऐसा जिसके अंदर ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, कोई चीज इसके अंदर और चेंज नहीं है। चले सर, ये वाली बात भी हो गई। अब जरा सर ये भी बता दें कि इक्विटी की मार्केट वैल्यू का क्या एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, किस तरह से हम रिवाइज करते थे। तो भाई देखो, जब तुम इक्विटी की मार्केट वैल्यू या कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हो, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोस। दिस इज ऑल्सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोस। सर इक्विटी से जो रिटर्न आता है वो दो तरीके से आता है। इक्विटी से जो आपके पास रिटर्न आता है वो दो तरीके से आता है। एक आता है कैपिटल एप्रिसिएशन से, थ्योरी के लिए बता रहा हूं, दूसरा आता है डिविडेंड से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में चाहे कैपिटल एप्रिसिएशन हो या डिविडेंड हो, दोनों को डिविडेंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कल को कंपनी डिविडेंड नहीं देती और शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो बंदा थोड़े से शेयर्स बेच के भी पैसे कमा सकता है। यानी मिसाल है, एक मिसाल दे रहा हूं कि मेरे पास किसी कंपनी के 10 शेयर्स पड़े हुए थे, उनकी वैल्यू 10,000 थी जिस वक्त मैंने खरीदा था। आज उनकी वैल्यू 15,000 रुपये हो चुकी है। मेरी ख्वाहिश थी कि काश मुझे 2,500 डिविडेंड मिल जाता, काश मुझे 2,500 3,000 रुपये डिविडेंड मिल जाता। तो मैं 10 में से 2 शेयर्स बेच दूं, 12,000 की वैल्यू अभी भी रहेगी, 3,000 के कैश मुझे मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में जब आप ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोस की बात करते हैं तो आप वहां पे डिविडेंड को रेफर कर रहे होते हैं, फ्यूचर में मिलने वाले सारे डिविडेंड को रेफर कर रहे होते हैं। अब डिविडेंड में हमारे पास क्या सूरत हाल है सर? डिविडेंड में हमारे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल या डिविडेंड ग्रोथ मॉडल मौजूद है। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल ये कहता है कि भाई किसी भी कंपनी के फ्यूचर में मिलने वाले तमाम डिविडेंड्स, किसी भी कंपनी के फ्यूचर में मिलने वाले तमाम डिविडेंड्स की अगर आज आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो तो वो उसकी इक्विटी की मार्केट वैल्यू है। तमाम डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो तो वो उसकी इक्विटी की मार्केट वैल्यू है। तो फिर डिविडेंड दो तरीके के हो गए हमारे पास, एक हो गया फिक्स्ड या कांस्टेंट डिविडेंड, फिक्स्ड या कांस्टेंट डिविडेंड, और दूसरा हो गया हमारे पास ग्रोइंग डिविडेंड। ये दो ही सिनेरियोज होते हैं सर। अगर फिक्स डिविडेंड है तो फिर तो ये इररिडीमेबल डेट वाला केस हो गया। बड़ा सिंपल है सर, आपको अगर यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, आप ले डिविडेंड डिवाइड करते हैं केई से, सिंपल सादा बिल्कुल। और अगर केई कैलकुलेट करना है तो आपके पास मार्केट वैल्यू गिवन होगी, आप डिविडेंड पकड़े डिवाइड करते हैं मार्केट वैल्यू से। कोई डिविडेंड में चेंज नहीं आ रहा, सारी जिंदगी डिविडेंड यही है। ये सिंपल फॉर्मूला परपेचुइटी की डिस्काउंट रेट के ऊपर बेस करता है। परपेचुइटी का फॉर्मूला माजी के झरोकों में जाए, थोड़ा सा पीछे जाए, सीक्वेंस एंड सीरीज में जाए, आपको आर अपॉन आई नाम का एक फॉर्मूला याद आएगा। तो ये आर अपॉन आई नाम के फॉर्मूले के ऊपर ये बेस्ड होता है, इस तरीके से मार्केट वैल्यू निकल आती है। जबकि अगर मैं ग्रोइंग डिविडेंड की बात करूं यहाँ पे, जबकि अगर मैं ग्रोइंग डिविडेंड की बात करूं तो ग्रोइंग डिविडेंड के सिनेरियो में हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहां पर अगर आपको मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप लेते हैं डी नॉट। डी नॉट इज आज का रीसेंट डिविडेंड। इसको बाज लोग ईयर वन का डिविडेंड समझ लेते हैं, नहीं भाई ये लेटेस्ट डिविडेंड है, दिस इज द लेटेस्ट डिविडेंड और द रीसेंट मोस्ट रीसेंट डिविडेंड। ठीक है, इसको आप ग्रो करवाते हो बेसिकली 1+G से, या आपकी ग्रोथ से रिलेटिवली यहाँ पे जो है वो इंक्रीज होता है, और डिनोमिनेटर में आ जाता है के माइनस जी। डिनोमिनेटर में आ जाता है के माइनस जी। इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पर रेप्लिकेट करना चाहूँ और के निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगी सर? आप के को यहाँ पे लेके आए, यही डी नॉट इंटू 1+G, मार्केट वैल्यू यहाँ पड़ा हुआ है, इधर नीचे आ जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यहाँ नीचे आ गया, और ये जो -G था ये वहां आके इधर +G हो जाएगा। ठीक है सर, व्हाट इफ की एग्जामिनर मुझे ग्रोथ ना दे और पहले साल का डिविडेंड दे दे? व्हाट इफ अगर मेरे पास पहले साल का डिविडेंड मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं D1, उसको हम कहते हैं D1। अगर मेरे पास पहले साल का डिविडेंड मौजूद हो तो मुझे ग्रोथ इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है। वहां पे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए मैं D1 को लूंगा और अपॉन कर दूंगा के माइनस जी। एट द सेम टाइम अगर मुझे यहाँ पे के कैलकुलेट करनी है तो मैं यहाँ पे लूंगा D1 अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस जी। सिंपल नॉर्मल तरीके से जिस तरीके से काम हो रहा है उसी तरीके से करेंगे। अपने आप को इस चीज में कंफ्यूज नहीं किया करो कि D0 क्या है और D1 क्या है। आज अगर 2010 मुकम्मल हो चुका है और तुम 2011 की बात कर रहे हो, 11 ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हो, तो 11 का डिविडेंड D1 कहलाएगा अगर लेटेस्ट 2010 है, और 2010 का डिविडेंड लेटेस्ट कहलाएगा। लेटेस्ट पे ग्रोथ लगती है, जो अगले एक साल का डिविडेंड होता है उस पर ग्रोथ नहीं अप्लाई होती, वो इस तरीके से डिवाइड करके निकाला जाता है। उस पर नहीं अप्लाई होती, वो इस तरीके से डिवाइड करके बहरहाल आपके पास जो है वो
निकाला जाता है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास सिंपल सिनारियो है यहाँ पे इसको जो है वो कंप्यूट करने का। ठीक है, तो टर्मिनल कैश फ्लोज मर्जर्स एक्विजिशन में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, फ्री कैश फ्लोज वाले एरिया में टर्मिनल कैश फ्लोज कैलकुलेट करने होते हैं, वो भी इसी तरीके से करते हैं। जो आखिरी साल के कैश फ्लोज होते हैं उनमें ग्रोथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको जो है वो हम इसी तरीके से वैक माइनस ये के माइनस डी से उससे पीछे लेकर आ रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि वो फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म है या फ्री कैश फ्लोज टू द इक्विटी है। टू द इक्विटी होती है तो हम के से डिस्काउंट करके लाते हैं, टू द फर्म होता है तो हम वैक से डिस्काउंट करके इसी तरीके से उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेके आ रहे होते हैं। सर ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला वही चीज बता रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज इज बेसिकली योर मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी। ठीक है सर, यहाँ पे भी वही सवाल, इधर आप मार्केट वैल्यू से के निकाल रहे हैं और के से मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये के का जन्म कहीं पे हुआ पहले या पहले मार्केट वैल्यू का जन्म हुआ? भाई के का जन्म हुआ। जैसे यहाँ पे आप सिमिलर बॉन्ड्स को कंपेयर करके केडी निकालते हो, सिमिलर बॉन्ड्स के रेट को कंपेयर करके केडी निकालते हो, के को कैलकुलेट करने में दुनिया में जो सबसे ज्यादा मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है CAPM, या जिसको आप कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अगर मैं बहुत बेसिक जा रहा हूँ और कोई ऐसी डिटेल कर रहा हूँ जो तुम लोगों को बहुत बेसिक लग रही है, मुझे नहीं करनी चाहिए, तो वो भी प्लीज बता देना। सही है, अब हम आ जाते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बारे में जो है वो बात करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दूंगा, फिर उसके बाद MM थ्योरी का रिवीजन करेंगे, उसके बाद डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगा। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक बेसिक तरीका है के को कैलकुलेट करने का, जिसमें हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि भाई रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप बेस रेट ले लो जो मुल्क में फ्री में मिल रहा है, रिस्क फ्री रेट, फिर आप उसको कंपेयर करो मार्केट के रिटर्न के साथ, रिस्क फ्री रेट माइनस करके मार्केट का प्रीमियम निकालो, फिर ये देखो कि जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मार्केट के साथ कितना वॉलेटाइल है, ये कहलाता है बीटा इक्विटी, ये कहलाता है बीटा इक्विटी। बीटा इक्विटी सिंपल तरीके से कैलकुलेट होता है सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी या बिजनेस ए अपॉन सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ मार्केट, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए अपॉन सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द मार्केट, इससे हम बीटा कैलकुलेट करते थे। चले तायर साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने सर, प्लीज मेंशन दैट मार्केट वैल्यूज हैज टू बी एक्स डिविडेंड और एक्स इंटरेस्ट। ये बहुत जबरदस्त बात है यार, इस फॉर्मूले में, इस अप्रोच में जो डिविडेंड तुम लोगे वो हमेशा जो मार्केट वैल्यू लोगे वो हमेशा एक्स डिविडेंड होनी चाहिए, जो मार्केट वैल्यू लोगे वो हमेशा एक्स डिविडेंड होनी चाहिए, कभी भी कम डिविडेंड मार्केट वैल्यू आप नहीं लेंगे, क्योंकि जब डिविडेंड मिलने वाला होता है तो मिलने वाले डिविडेंड के करीब, मिलने वाले डिविडेंड के करीब हमेशा आपके पास एक डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है, जिससे शेयर प्राइस के अंदर एक अपसर्ज निकल के आ रही होती है। जब कंपनी डिविडेंड पे कर देती है तो टेक्निकली वो कंपनी अपने बिजनेस के एसेट्स पे कर देती है, एक बैलेंस शीट का कैश उठा के पे कर देती है, तो मार्केट वैल्यू में कमी आती है, इक्विटी में कमी आती है, उस कमी को एक्स हो जाना कहते हैं या एक्स डिविडेंड हो जाना कहते हैं। इसी तरीके से डेट की भी मार्केट वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट करते वक्त हमेशा आपने एक्स इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू लेना है, कभी भी कम इंटरेस्ट नहीं लेना। यानी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट और जो लेटेस्ट डिविडेंड है इनका इम्पैक्ट, इनकी पेमेंट का इम्पैक्ट निकल जाना चाहिए, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे होनी चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आता है? एवरीवन गेट्स इट? चलें जी, बेहतरीन हो गया। अब हमने वैक वाले एरिया को समझने के बाद CAPM का एक बेसिक आइडिया लिया कि भाई जो बेस रेट है किसी भी मुल्क का, स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर हमेशा इस बेस रेट को चाहता है, इसके अलावा मार्केट रिटर्न के साथ कंपेयर करके प्रीमियम निकाला जाता है, इसको इक्विटी रिस्क प्रीमियम कहा जाता है, और फिर इसे बीटा इक्विटी से मल्टीप्लाई किया जाता है कि भाई मैं जितना रिस्क ले रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फिर हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी थी, ट्रेडिशनल थियरी है, MM थ्योरी या कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। कैपिटल स्ट्रक्चर वैसे तो बहुत सारी थियरीज हैं, लेकिन मशहूर जमाना हमारे पास 3 थियरीज हैं। एक हमने पढ़ी थी ट्रेडिशनल थियरी, दूसरी हमने पढ़ी थी MM विदाउट टैक्स, तीसरी हमने यहाँ पर एग्जाम में अपने अपने BFD के सिलेबस में पढ़ी है MM विद टैक्स। एक विदाउट टैक्स है, एक विद टैक्स है। ठीक है, ट्रेडिशनल थियरी आपके पास हमेशा ये कहती है, ट्रेडिशनल थियरी आपके पास हमेशा ये कहती है कि भाई कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपनी के मार्केट वैल्यू पे इम्पैक्ट होता है, कंपनी के वैक का कंपनी की मार्केट वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट होता है। ठीक है ना, जहां कंपनी का वैक लोएस्ट हो वहां पे आपको जो है वो अपना ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल थियरी एक ऑल्टरनेट कैलकुलेशन ऑफ वैक हमारे सामने प्रेजेंट करता है, जिसमें हम कहते हैं PBIT इंटू 1 - T अपॉन वैक इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू।
इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। अब इस फॉर्मूले की अगर किसी को इलस्ट्रेशन भी याद नहीं आ रही हो, कि बिल्कुल ही याद नहीं है, तो वो एक दफा अपने रेलिवेंट कोर्स में, या अगर मेरे पोर्टल से आपने क्लासेस लिए हैं तो वहां पर जाकर इसकी बेसिक वीडियो देख लें कि ऑल्टरनेट कैलकुलेशन बनती कैसे, इसका पूरा फॉर्मूला मैंने ड्राइव करके बताया था। लेकिन ट्रेडिशनल थ्योरी इस ऑल्टरनेट कैलकुलेशन का हामी होता है, और वो इस बात में बिलीव करते हैं कि जब वैट लोएस्ट होता है तो मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है। और दो कंपनीज जो बराबर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कमा रही है, तो दोनों बराबर पीबीआईटी कमा रही है, जिनका टैक्स रेट बराबर है लेकिन उनका वैट डिफरेंट है, तो उनकी मार्केट वैल्यूज डिफरेंट होगी। ट्रेडिशनल थ्योरी इस बात की हामी है कि वैट बदलने से मार्केट वैल्यू बदल जाती है। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में डेट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डेट के होने से वैट रिड्यूस हो जाता है। वो पॉइंट तक डेट आपको लेना चाहिए जहां पे आपका वैट लोएस्ट है। और ट्रेडिशनल थ्योरी का अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके से हमारे पास चार्ट हुआ करता था, जिसमें यहाँ पे हम लेते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास होता था गियरिंग परसेंटेज, और ट्रेडिशनल थ्योरी ये कहती थी कि भाई तुम गियरिंग लेते जाओ, डेट लेते जाओ जब तक तुम वो पॉइंट आइडेंटिफाई ना कर लो जहां पे तुम्हारा वैट लोएस्ट है। लेकिन ट्रेडिशनल थ्योरी में खास बात ये होती थी कि वो कहते थे कि भाई तुम केई को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, केई को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एग्जामिनर हमेशा तुम्हें ट्रेडिशनल थ्योरी के सवाल में केई निकाल के देगा, खुद बताएगा कि डेट का स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से, इक्विटी स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से केई पे क्या इंपैक्ट आया। जबकि एमएम थ्योरी ये कहता था कि दुनिया का सबसे फजूल कॉन्सेप्ट ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर से मार्केट वैल्यू बदलती है। मार्केट वैल्यू डिपेंडेंट होती है अर्निंग्स के ऊपर, ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस कंपनी की अर्निंग ज्यादा है उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी अर्निंग कम है उसकी मार्केट वैल्यू कम होगी। अर्निंग कम मार्केट वैल्यू कम, अर्निंग ज्यादा मार्केट वैल्यू ज्यादा। वो कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता। विदाउट टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, विदाउट टैक्स की बात कर रहा हूँ। एमएम थ्योरी सिंपल बात करती थी कि भाई जो विदाउट टैक्स वाली थ्योरी थी हमारे पास, वो सिंपल बात करती थी कि गेट कंपनी हो या अनगेट कंपनी हो, दोनों का वैक बराबर है। वैक ऑफ अ गेट कंपनी इज इक्वल्स टू वैक ऑफ एन अनगेट कंपनी, क्योंकि बात अर्निंग्स के ऊपर होती है, बात कैपिटल स्ट्रक्चर पे नहीं होती। और वो मार्केट वैल्यू ऑफ अ गेट कंपनी भी मार्केट वैल्यू ऑफ अनगेट कंपनी के बराबर कहते थे। और वहां पे केई निकालने का हमारे पास एक मॉडल होता था कि भाई अगर आपको किसी गेट कंपनी की केई निकालनी है तो आप अनगेट कंपनी की केई लें और उसके साथ अपने डेट टू इक्विटी रेशियो को मल्टीप्लाई बाय डेट अपॉन इक्विटी इस तरह से कैलकुलेट कर लें, ठीक है। डेट टू इक्विटी बाज लोग पहले लिखते हैं, वो मैंने अपने कोर्स में इसी तरह से कराया हुआ है, तो चलो मैं चेंज कर देता हूँ। मैथमेटिक्स है, सिंपल, कोई मसला नहीं। के यू माइनस के डी, ये प्रोपोजिशन एमएम थ्योरी में जो है वो ड्राइव हुई है विद टैक्स में, जो कहती है कि भाई आपको इस तरीके से जो है वो सोचना चाहिए। और कैपिटल स्ट्रक्चर का विदाउट टैक्स में कैपिटल स्ट्रक्चर का इन चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हमारे पास इसका ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से था। सेम यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे, यही आपकी गियरिंग परसेंटेज यहाँ पे। एमएम थ्योरी विदाउट टैक्स ये कहती थी कि भाई अगर तुम्हारा केडी सेम है ना डेट लेने पे, अगर केडी सेम है, नहीं है तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर केडी सेम है तो वैट सेम रहेगा और के ही इंक्रीज करता चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया, ये बताया। इस फॉर्मूले को अपने फॉर्मूला बुक में हाईलाइट कर लो। थियरी भी अगर आ जाएगी ना, तो एग्जामिनर तुम्हें अगर थियरी में भी घुमा देता है कि भाई विदाउट टैक्स में उसने इस तरह की बात क्यों की है, तो तुम बता सकते हो कि भाई उनका बेसिक प्रोपोजिशन ये है, उनका बेसिक दावा ये है कि मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है अर्निंग्स के ऊपर, ना कि डिपेंड करती है कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। मुझे अगर आज डीएचए फेज 7 का एक प्लॉट लेना है और मैं आधा पैसा बैंक से लाता हूँ, आधा पैसा इक्विटी से लाता हूँ, जबकि मेरा कजिन जो है वो पूरा का पूरा इक्विटी से पैसा लेके आता है, तो हम दोनों के लिए प्लॉट की प्राइस बराबर होगी। मैं बैंक से पैसा लेके आ रहा हूँ, उसकी वजह से मेरे लिए प्लॉट को कम का नहीं हो जाएगा, मेरे लिए उसकी मार्केट वैल्यू कम नहीं हो जाएगी या ज्यादा नहीं हो जाएगी। या जो अपना पैसा लेके आ रहा है उसके लिए मार्केट वैल्यू डिफरेंट नहीं हो जाएगी। चीजों की वैल्यू, उसकी कदर, उसकी डिमांड सप्लाई और उसकी अर्निंग्स की बेस के ऊपर, उसकी अपनी कदरों कीमत के ऊपर होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं होती है। ये प्रोपोजिशन है एमएम थ्योरी विदाउट टैक्स का। जबकि तीसरी थ्योरी, इसके में मिनट प्लीज, जबकि तीसरी थियरी में ये इसी बात का रिबटल इस तरह से देते हैं विद टैक्स के अंदर कि भाई जहां पे डेट इन्वॉल्व होता है वहां टैक्स का बेनिफिट होता है। ये थियरी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ टैक्स का बेनिफिट होता है, और जहां टैक्स का बेनिफिट होता है वहां पे अर्निंग्स इंक्रीज कर जाती है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, आप डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट
करने की मद में होते हैं। हाँ, मार्केट वैल्यू तब बराबर होगी जब पीबीआईटी भी इक्वल हो। बिल्कुल सही बात है, वलीद ने ये मैसेज किया है। तो भाई ये हम शुरू से अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि दो कंपनीज जिनको आप कंपेयर कर रहे हो उनका पीबीआईटी बराबर है। पीबीआईटी अगर बराबर नहीं है तो फिर तो कंपैरिजन की बात ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, तीसरी पोजीशन जहां एमएम विद टैक्स है वहां पे कहते हैं कि भाई डेट की वजह से टैक्स बेनिफिट आता है, इस टैक्स बेनिफिट की वजह से आपका अर्निंग्स का नंबर इंक्रीज कर जाता है, और ये अर्निंग्स का नंबर इंक्रीज करने की वजह से कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। तो विद टैक्स में वो ये कहते हैं कि भाई कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से मार्केट वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। एक लॉजिकल रीजन वहां पे दे रहे हैं कि अर्निंग्स बढ़ने की वजह से मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट रिलेटिवली कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम मिलता है मार्केट में, और इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है। टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है। एक एंटरप्रेन्योर के अंदाज से सोचो, एक एंटरप्रेन्योर अपनी जेब की जो इनकम है, जो डिविडेंड इनकम है, उससे कभी गाड़ी परचेज नहीं करता, वो कंपनी से गाड़ी निकलवाता है। जिस कंपनी का वो सीईओ है या सीओओ है या जिस कंपनी का डायरेक्टर है, उस कंपनी से गाड़ी निकलवाता है। क्योंकि जब कंपनी लीज रेंटल पे करती है तो लीज रेंटल के ऊपर 30% टैक्स का बेनिफिट मिलता है। एक तरीके से लीज रेंटल आपके पास एक एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस से आपको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। आम हालात में अगर आप घर के पैसों से गाड़ी लेंगे तो उस पर टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो पूरा का पूरा रेंटल आपका चला जाएगा स्पेंडिंग में। कंपनी में उसके ऊपर आपको फायदा मिलता है, तो वो कंपनी से निकलवाना प्रेफर करते हैं। एम्प्लॉइज का भी यही वाला हिसाब किताब है। कंपनीज उनके लिए गाड़ियां निकलवाती है तो एक तरीके से एम्प्लॉय को बेनिफिट भी पहुंच जाता है और कंपनी को 30% टैक्स का बेनिफिट भी हो जाता है। इसी चीज को यहाँ पे उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि भाई इससे अर्निंग्स बढ़ती है, अर्निंग से मार्केट वैल्यू बढ़ती है। इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों में आता है जब आपके पास अलाउइंग फॉर टैक्सेशन या विद टैक्सेशन वाली सिचुएशन हो जाती है। तो वहां पे वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपको मार्केट वैल्यू ऑफ गेट कंपनी इधर कैलकुलेट करना है तो बड़ा सिंपल है, मार्केट वैल्यू ऑफ अनगेट इंटू डी इंटू टी। ये डी इंटू टी क्या है? सर डी इंटू टी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स का बेनिफिट, इसको टैक्स शील्ड भी कहा जाता है। ये डेट पे मिलने वाले बेनिफिट का टैक्स टैक्स बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू है टेक्निकली, डी इंटू टी। ठीक है, ये मार्केट वैल्यू हो गई। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि अगर वैक का भी डिफरेंस है तो वो इसी वजह से है। लाइक टू लाइक लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे भी यही तीन फॉर्मूले थे, यहाँ पे भी यही तीन फॉर्मूले। यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई गेट कंपनी अनगेट कंपनी की गेई के बराबर नहीं होती, उसमें फर्क डेट की वजह से आता है। तो वो आपके पास आता है डी इंटू टी अपॉन ई प्लस डी के। ये भी आपकी बीएफडी की फॉर्मूला बुक में मेंशन्ड होगा। आपने फॉर्मूले को रट्टा नहीं मारना है, आपने पीछे की थियरी और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। और केई ऑफ अ गेट कंपनी के लिए भी वो यही कहते हैं कि भाई आप केई ऑफ एन अनगेट कंपनी ले, ठीक है, प्लस आपके पास जो डेट डेट अपॉन इक्विटी वाला फैक्टर है उस पर 1 - टी का आपके पास जो है वो फैक्टर इंक्रीज कर जाता है। 1 - टी का फैक्टर इंक्रीज कर गया, बाकी फॉर्मूला रिमेन्स द सेम दोनों सिचुएशन। तो ये इनका कंटेंशन यही है कि भाई जो फर्क आता है वो टैक्स की वजह से आता है, टैक्स के अलावा कोई फर्क नहीं आता। तो यहाँ पे जो आपके पास चार्ट का मैकेनिज्म बनता है, जिस तरीके से उसको सिग्निफाई करते हैं, यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास वाई एक्सिस पे, यही एक्स एक्सिस पे गियरिंग आ जाती है। लेकिन अब कुछ चार्ट इस तरह से होता है, जैसे जैसे डेट बढ़ेगा के ही बढ़ता चला जाएगा लेकिन वैक रिड्यूस होता चला जाएगा, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि आपकी पोस्ट टैक्स केडी सेम रहनी चाहिए। आपकी पोस्ट टैक्स केडी सेम रहना चाहिए। अगर पोस्ट टैक्स केडी चेंज हो रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है तो वैक इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। लेकिन अगर पोस्ट टैक्स केडी सेम है, आपको सेम इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसे मिलते चले जा रहे हैं, पैसे मिलते चले जा रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल वैक का नंबर यहाँ पे डिक्रीज होता चला जाएगा, कि ही आपके पास इंक्रीज होती चली जाएगी। ये जो लोग आज तक सवाल करते आ रहे हैं ना कि भाई ये रॉबर्ट क्योसाकी रिच डैड पुअर डैड का जो राइटर है वो बोलता रहता है कि मैं टैक्स नहीं देता, मैं टैक्स नहीं देता। वो कैसे टैक्स नहीं देता? वो इस तरह नहीं देता कि जिन कंपनीज का वो मालिक है, जिस कंपनीज का वो सीईओ है, वहां से वो सैलरी नहीं उठाता है, बल्कि उस कंपनी की इक्विटी को प्लस करता रहता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, शेयर्स उसके वैल्यू में इंक्रीज करते चले जाते हैं। जब शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है तो उस वैल्यूएशन के ऊपर या उस नेट वर्थ के ऊपर दीज गाइस बेसिकली टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक। ये बैंक से लोन्स लेते रहते हैं और उन लोन से अपने घर चलाते रहते हैं, अपने एक्सपेंसेस करते रहते हैं, क्रेडिट कार्ड से हर चीज परचेज करते रहते हैं। तो उनको टैक्स का कभी भी नंबर नहीं पे करना पड़ता। हाँ, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर सैलरी लेते तो टैक्स देते 30% 40%, लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है 2% 3% 4%। वो इंटरेस्ट देके फारिग करते हैं कि ठीक है यार इंटरेस्ट दे देंगे, टैक्स इसके हवाले से नहीं देंगे। तो वही सिंपल फॉर्मूला एमएम थ्योरी विद टैक्सेशन के अंदर है कि भाई जब कंपनी टैक्स का बेनिफिट उठा रही होती है तो उसको एक फायदा हो रहा होता है, उस फायदे की वजह से
वैक नीचे जा रहा होता है। जहां ये केडी ऊपर जाना शुरू हो गया, ये वैक भी साथ साथ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। यानी अगर किसी पॉइंट पर आपका कॉस्ट ऑफ डेट ऊपर निकलना शुरू हो जाए, तो बिल्कुल उसी पॉइंट से आप वैक को भी ऊपर निकलता हुआ देखेंगे। वहां से वैक आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और केई तो बहरहाल इंक्रीज होगा ही होगा, केई तो इंक्रीज होगा, लेकिन तीनों ही सेम डायरेक्शन के अंदर आ जाएंगे। ये हमारा एमएम थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये 3 फॉर्मूला है, ठीक है। अगर ट्रेडिशनल थ्योरी का सवाल आता है, केई वो निकाल के देगा। सर, इज द फॉर्मूला बुक इन एडिशन टू द स्टडी टेक्स्ट प्रोवाइडेड बाय यू? हाँ यार अमील, बिल्कुल। सिर्फ इस अटेम्प्ट के लिए ऐसा हुआ था कि मैंने फॉर्मूला बुक और अपनी टेक्स्ट बुक अलग अलग रखी थी। अगली दफा से मैं इन दोनों को इंशाल्लाह कंबाइन कर दूंगा। लेकिन फॉर्मूला बुक आईक्यू के फोटोकॉपियर के पास पड़ी हुई है, आप चाहो तो घर पे डिलीवर करवा लो, आईक्यू ना जाओ, आपके घर पे इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। बहुत ही सिंपल छोटी सी 50-60 पेज की वो फॉर्मूला बुक है। उसके अंदर बहुत ही समराइज्ड वर्जन में चीजें लिखी हुई है। वो फॉर्मूला बुक एग्जाम में ले जाओ, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन्ड है। कहीं फंसो, उसको खोल के आप काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, हो जाएगी बिल्कुल, पाकिस्तान में कहीं भी डिलीवर हो जाएगी, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक सबको क्लियर होता है? एवरीवन गेट्स इट? चले जी, अब जब इतनी चीज समझ में आ जाती है, तो इससे हम अगले स्टेप की तरफ आ सकते हैं। अच्छा, यही एमएम थ्योरी ने, इन्हीं एमएम थ्योरी के ही एक पार्ट में हमारे पास बीटा इक्विटी का फॉर्मूला भी आ जाता है। तो बीटा इक्विटी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। बीटा एसेट इज इक्वल्स टू बीटा इक्विटी अपॉन इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट इंटू 1 - टी। ये जो प्रपोजिशन हम पढ़ते हैं, ये भी एमएम थ्योरी से ही ड्राइव हुई है। तो आप एमएम थ्योरी से गेट का के ही निकालो, यानी ये वाले फॉर्मूले से, या आप बीटा को शिफ्ट करके रीगेयर अनगेयर करके रिस्क एडजस्टेड वैक निकाल के करो, ये भी आपके पास सेम ही रिजल्ट देगा। ये फॉर्मूला भी एमएम थ्योरी से ही ड्राइव हुआ है, जिसको हमादास इक्वेशन बेसिकली कहा जाता है। तो ये भी एमएम थ्योरी से ही ड्राइव हुआ है सीएपीएम के थ्रू, जो हम सीएपीएम के अंदर बीटा इक्विटी को निकालते हुए कैलकुलेट करते हैं। वो मैं रिस्क एडजस्टेड वैक पे आता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी यहाँ पे समझ में आई बात, जब हमने एमएम थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लिया, तो हमारे पास एक चीज आ जाती है अब, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की सोर्सेज मौजूद होती हैं, कि हम इक्विटी की तरफ जाएं, या हम डेट की तरफ जाएं, या हम बेसिकली जो है वो इक्विटी के अंदर फ्रेश या न्यू इक्विटी की तरफ जाएं, या हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज या डिविडेंड से उसको जो है वो इन्वेस्ट कर लें। कहां से करें भाई? मोटिव सिंपल समझ लो, मोटिव दो ही हैं। मार्केट वैल्यू हाईएस्ट, मार्केट वैल्यू के अंदर आ जाता है डेट इक्विटी बोथ, वैक लोएस्ट। बाकी जितनी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पर्चे, थियरियां, पन्ने, पैराग्राफ जितने लिखे हुए हैं, घूम फिर के सब बात यही कर रहे हैं। सिंपल बात का एसेंस और क्रक्स समझ लो, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है ही नहीं दो चीजों का नाम, और कुछ भी नहीं है। कभी वो आपसे डिविडेंड कैपेसिटी कैलकुलेट करवाएगा, कंपनी कितना डिविडेंड दे सकती है। कभी वो आपसे बोलेगा कि भाई अगर कंपनी डेट इशू कर देती है, तो बैक पे क्या इंपैक्ट आएगा बताओ। अगर इक्विटी इशू करती है, तो इक्विटी पे क्या इंपैक्ट आएगा बताओ। तरह तरह की कैलकुलेशन वो करवा सकता है तुमसे। फॉर्मूले तुम्हें पता है, मैकेनिज्म तुम्हें पता है, बात का मतलब तुम्हें पता है, एसेंस पता है, कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन की अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस भी अब तक तुम लोगों ने काफी सारे सवालात के अंदर देख ली है। लेकिन पीछे जो क्रक्स है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में, वो है ही है। अगर कहीं पर तुम्हें लग रहा है कि भाई डेट की वजह से, और डेट में क्या ट्रैप होता है, डेट में जब आपकी केडी इंक्रीज करना शुरू कर जाए, तो छोड़ दो डेट को। सिंपल। जहां आपकी केडी इंक्रीज कर रही है, कि आपका ओवरऑल वैक इंक्रीज कर रहा है, आपका ओवरऑल वैक इंक्रीज कर रहा है, उधर डेट को मना कर दो, खत्म, यहाँ डेट नहीं रेस करना है। जहां पे डेट रेस सेम केडी के ऊपर हो रहा है, या लोअर केडी के ऊपर हो रहा है, या अगर थोड़ी बहुत स्लाइटली हायर केडी है भी, तो भी वैक रिड्यूस हो रहा है इससे, वैक में इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा, तब आप डेट की तरफ जाएं। अदरवाइज आप डेट की तरफ ना जाए, अदरवाइज आप डेट की तरफ ना जाए। ठीक है ना? तो ये सिंपल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के अंदर ये वाली बात आ जाती है। फिर हमारे पास इसी तरह डिविडेंड, डिविडेंड के थ्रू किसी किसी चीज को फाइनेंस करना है या नहीं करना, इसके अंदर भी फिर हमारे पास दो किस्म की थियरीज है। एक थियरी डिविडेंड के केस में ये कहती है, ट्रेडिशनल थियरी, कि भाई कंपनी के पास एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए डिविडेंड पे करने की, डिविडेंड पे करने की पॉलिसी होनी चाहिए, और कंपनी इतना डिविडेंड पे करे जितना उसकी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के लिए जरूरी है। जैसे लोगों का माइंड बना हुआ है ना, पुराने बाबों से बुड्ढों से पूछो अगर आप कि भाई आपको कौन सा स्टॉक पसंद है, तो वो फौरन बोलेंगे जी एमसीबी पसंद है, जी एमसीबी पसंद है, जी एंग्रो फर्टिलाइजर पसंद है। बाबा क्यों पसंद है एंग्रो फर्टिलाइजर? जी वो इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें डिविडेंड आता है।
वो फॉरन इसी तरह इसी अंदाज में लेकिन उस पर डिविडेंड आता है, तो वो डिविडेंड के लिए उस स्टॉक को इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और उसकी वैल्यू को मेंटेन कराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि डिविडेंड से उनके पास प्रॉफिट आ रहा है। जबकि एमएम थ्योरी, डिविडेंड के अंदर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के हवाले से एमएम थ्योरी ये कहती है कि भाई डिविडेंड देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आइदर इट्स डिविडेंड और इट्स कैपिटल एप्रिसिएशन। तो एमएम थ्योरी ये कहती है कि अगर आपके पास एनपीवी पॉजिटिव हो, एनपीवी पॉजिटिव हो और केडी यानी डेट से आपके पास फंड्स रेज करना फीजिबल ना हो, तो डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि नई इक्विटी इशू करने में अपने मसाइल है, कॉस्ट वॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाती है कंसल्टेंसी वगैरह की। वो कहते हैं डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दो। जो एनपीवी का इंपैक्ट होगा, जो पॉजिटिव एनपीवी का इंपैक्ट होगा, ये मार्केट वैल्यू में अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मार्केट वैल्यू में इसकी रिफ्लेक्शन अपने आप आ जाएगी, अपने आप मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जो इंक्रीज हो रहा हो। ये हकीकत है। अगर देखना चाहते हो तो जाके लकी सीमेंट के पास्ट एनालिसिस कर लो। लकी सीमेंट ने बहुत कम डिविडेंड दिया है। 800 900 रुपए का स्टॉक है, 2 3 3 4 रुपए का ये डिविडेंड देते हैं। इंडस मोटर्स ने हमेशा डिविडेंड दिया है। इंडस मोटर्स आज तक पाकिस्तान से बाहर एक चीज एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। आज तक इंडस मोटर्स अपनी उन कैपेसिटीज को एक्सपेंड नहीं कर पाया। अभी भी ये लेट डिलीवरीज पे लोगों से गालियां खाते हैं कि जी डिलीवरी लेट हो गई तो ये हो गया तो वो हो गया। आज तक ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट नहीं हो पाए। आज तक ये कंप्लीटली हाइब्रिड पे भी शिफ्ट नहीं हो पाए, क्योंकि ये अपने डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट नहीं करते, ज्यादातर प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसीलिए इंडस आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू पे नजर आएगा। लोग अरसे से कह रहे हैं 1800 रुपए का हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। उसी बैंडविड्थ में चलता रहता है, क्योंकि वो प्रॉफिट्स को ज्यादा रीइन्वेस्ट नहीं करते, बहुत सारे डिविडेंड दे देते, अच्छा खासा डिविडेंड दे देते, थोड़ा बहुत रीइन्वेस्ट कर देते। जबकि लकी अगर आप देखो तो उसकी ट्रिमेंडस ग्रोथ है। कभी वो गाड़ियां बना रहे हैं, कभी सीमेंट बना रहे हैं, कभी बिजली बना रहे हैं, कभी आईसीआई में केमिकल खरीद रहा है, कभी टेक्सटाइल के धंधे में जा रहा है, पता नहीं कौन कौन से बिजनेसेस कर रहा है, क्योंकि वो डिविडेंड को री इन्वेस्ट करता है। और उसके 10 रुपए की स्टॉक वैल्यू आज 900 रुपए में पहुंची हुई है। ये डिविडेंड पॉलिसी का क्रक्स है और सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का क्रक्स है। एमएम थ्योरी ये कहती है कि भाई डिविडेंड नहीं भी दोगे और एक कामयाब प्रोजेक्ट करोगे तो उसकी पॉजिटिव एनपीवी का इंपैक्ट शेयर प्राइस में आ जाएगा। इट्स नॉट दैट कि आप रट्टा लगा के बैठे हुए हो कि डिविडेंड मिलेगा तो ही प्रॉफिट है, डिविडेंड नहीं मिलेगा तो प्रॉफिट नहीं है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आता है? इसको एमएम थ्योरी ऑफ डिविडेंड इररेलेवेंस कहा जाता है, या एमएम इररेलेवेंस थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस डिविडेंड थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट दीजिएगा, यहाँ पर अजान हो रही है। चले जी, थैंक यू फॉर वेटिंग, लेट्स रिज्यूम नाउ। सो एमएम थ्योरी ऑफ डिविडेंड इररेलेवेंस बेसिकली ये बताती है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कि अगर आपको डिविडेंड को रीइन्वेस्ट करना है, आप कर दें। प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंट वैल्यू, जो जो एनपीवी होगी, जो पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू होगी, पॉजिटिव एनपीवी उसकी मार्केट वैल्यू में नजर आना शुरू हो जाएगी। यानी आज अगर लोगों को पता चल जाए, आज अगर लोगों को पता चल जाए कि एंग्रो फॉर एग्जांपल एक टेलीकॉम की कंपनी बना रहा है, या एंग्रो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल की किसी स्टार्टअप में जा रहा है, या एंग्रो कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी स्टार्ट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली एंग्रो के शेयर प्राइस में आपको इंक्रीज नजर आएगा। क्योंकि लोग प्रोजेक्ट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे कि भाई इसने पास्ट में 8 कंपनीज खोली थी, 8 कामयाब है, तो ये अगर 9th कंपनी 10th कंपनी खोलेगा तो ये भी कामयाब हो जाएगी। तो उस एक्सपेक्टेशन में ऑटोमेटिकली उसकी शेयर प्राइस बढ़ने लग जाएगी। यही एग्जैक्टली एमएम थ्योरी का यहाँ पे जो है वो कंटेंशन है कि आप डिविडेंड ना भी दें, उसको री इन्वेस्ट करें। तो री इन्वेस्ट करने के बाद अगर री इन्वेस्ट करने के बाद अगर आप अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, अच्छा रिटर्न लेकर आ रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू में उसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी। और जिसको डिविडेंड की जरूरत है वो थोड़े बहुत शेयर्स बेच के उन पैसों को कंज्यूम कर सकता है, कमा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेल्थ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत अगर वो डिविडेंड निकाले, बाकी रहने दे, तो वो वेल्थ भी चलती रहेगी और डिविडेंड भी बहरहाल उसकी जगह चलता रहेगा। सेम इज द केस विद टेक्नोलॉजी के सेक्टर में सिस्टम्स लिमिटेड, वो भी डिविडेंड बहुत कम देता है, अपने डिविडेंड्स को, प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का एक बेसिक मोटिव, बेसिक क्रक्स है। जितनी कैलकुलेशन है वो इसी के अराउंड घूमती रहेगी, इसके अलावा और कोई चीज इंशाल्लाह ताला आपको इसके अंदर कोई थर्ड या एलियन कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और चीज के ऊपर। सर रेट कौन सा यूज करें डिस्काउंटिंग के लिए? हमेशा हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा रेट यूज करें? भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर तुम्हारा बिजनेस रिस्क सेम है, तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क सेम है, कोई चीज चेंज नहीं हो रही, तुम्हारा डेट टू इक्विटी रेशियो सेम है, तो तुम एग्जिस्टिंग वैक यूज कर लो, कोई मसला ही नहीं है, एग्जिस्टिंग वैक यूज कर लो। अगर तुम्हारे पास
फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो गया, लेकिन बिजनेस रिस्क चेंज नहीं हुआ, वो सेम है। डेट टू इक्विटी रेशियो चेंज हो गया, तो यहां पे तुम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करो, यानी कि एमसीसी यूज करो। सर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? सिंपल सी बात है, नए कैपिटल स्ट्रक्चर और पुराने कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया, पुरानी कॉस्ट और नई कॉस्ट में क्या चेंज आया। जो वैक के अंदर आप न्यूमरेटर में निकालते हैं वो बेसिकली कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट। तो न्यू कॉस्ट वर्सेस ओल्ड कॉस्ट क्या थी, न्यू वैक वर्सेस ओल्ड वैक क्या है, सिंपल आप इसको डिवाइड करें आपके पास एमसीसी आ जाएगा। न्यू कॉस्ट माइनस ओल्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर माइनस ओल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे बिजनेस रिस्क चेंज हो जाता है तो फिर सर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि फाइनेंशियल रिस्क चेंज हुआ या नहीं हुआ, कोई जरूरत ही नहीं है सोचने की। अगर बिजनेस रिस्क चेंज हो गया, खत्म, यहाँ पे रिस्क एडजस्टेड वैक यूज होगा, जिसको रॉ कहा जाता है। रिस्क एडजस्टेड वैक यूज होगा। सर ये रिस्क एडजस्टेड वैक क्या भला है, ये हम कैसे निकालते थे, जरा याद करें, हमें बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। सर रिस्क एडजस्टेड वैक निकालने के लिए आप सबसे पहले ये देखते थे कि कंपनी किस प्रोजेक्ट में जा रही है, उस प्रोजेक्ट की कोई रेफरेंस कंपनी पिक करते थे, रेफरेंस कंपनी को अनगेयर करके उस इंडस्ट्री का बीटा एसेट निकालते थे, उस इंडस्ट्री का बीटा एसेट निकालते थे। अब जो कंपनी फाइनेंसिंग ले रही है, जिस जिस डेट टू इक्विटी रेशियो में कंपनी जिस डेट टू इक्विटी रेशियो में कंपनी फाइनेंसिंग ले रही है, उसको रीगेयर करते थे और बीटा इक्विटी निकालते थे। इस बीटा इक्विटी की मदद से सीएपीएम यूज करते थे, सीएपीएम की मदद से केई निकालते थे, और इस केई की मदद से रिस्क एडजस्टेड वैक निकालते थे। ये तब जब बिजनेस रिस्क चेंज हो जाए, यानी आप किसी नए बिजनेस में चले जाए, स्टील बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में चली जाए, केमिकल्स बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रिक बैटरीज में चली जाए, ब्लेड बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रिक बैटरीज में चली जाए, ये डाइवर्सिफिकेशन है। ये आप एक अलग बिजनेस में जा रहे हैं, एक अलग एरिया में जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जहां पे इस तरह से रिस्क एडजस्टेड वैक या रिस्क एडजस्टेड, जहां पे बिजनेस रिस्क चेंज हो जाता है, वहां पे सिनेरियो आपके पास रिस्क एडजस्टेड वैक का अप्लाई होता है। वहां पे आप प्रोजेक्ट देखते हैं कौन सा है, एक रेफरेंस कंपनी पिक करते हैं, उस रेफरेंस कंपनी को अनगेयर करते हैं, अनगेयर करके इंडस्ट्री का बीटा एसेट निकालते हैं, उस बीटा एसेट को रीगेयर करते हैं, रीगेयर करके बीटा इक्विटी निकालते हैं, उस बीटा इक्विटी को निकालने के बाद सीएपीएम में प्लॉट करते हैं, केई निकालते हैं और केई की मदद से रिस्क एडजस्टेड वैक निकालते हैं। ये रिस्क एडजस्टेड वैक यूज होता है इस प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग के लिए, ये रिस्क एडजस्टेड वैक यूज होता है इसकी डिस्काउंटिंग के लिए। तो फिर लोग कहते हैं सर अगर ये सब करना है तो एपीवी क्या चीज है? भाई एपीवी इज जस्ट अ मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इट्स नॉट अ डिस्काउंट रेट, इट्स अ मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। फर्क समझें इसका। इट्स यूनिक मेथड जिसके अंदर अगर आपको ये देखना हो कि प्रोजेक्ट इट्सेल्फ कितना पावरफुल है और फाइनेंसिंग की वजह से कितना पावरफुल नजर आ रहा है, फाइनेंसिंग इफेक्ट्स की वजह से कितना बेनिफिट नजर आ रहा है, अगर ये चीजें देखनी है आपको अलग अलग, तो इधर निकालो बेस केस एनपीवी। ये बेस केस एनपीवी कैसे निकलती है सर? दो तरीके से निकलती है, एक कैश फ्लोज, दूसरा केई ऑफ एन अनगेयर्ड कंपनी। एक कैश फ्लोज, दूसरा केई ऑफ एन अनगेयर्ड कंपनी, ये दो चीजों से निकलती है। फाइनेंसिंग इफेक्ट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई हमारे इंटरेस्ट की वजह से हमें टैक्स बेनिफिट कितना हुआ, फाइनेंसिंग का जो जो इक्विटी रेज या डेट रेज करने की कॉस्ट है, फाइनेंस रेज करने की जो कॉस्ट है, इशुएंस कॉस्ट, वो कितनी है? ठीक है। इसकी वजह से अगर मुझे स्पेयर डेट कैपेसिटी मिल गई है कहीं पे, स्पेयर डेट कैपेसिटी मिल गई है, तो उसका कितना टैक्स बेनिफिट है या उसका कितना बेनिफिट है मेरे पास? ठीक है। और अगर मुझे कहीं पे सब्सिडाइज लोन मिला है, तो उसका कितना बेनिफिट है मेरे पास? ठीक है।
सर रिस्क एडजस्टेड वैग इज आल्सो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट, बिल्कुल एक्सीलेंट पॉइंट, यही है। सर व्हाट इफ फाइनेंशियल रिस्क चेंजेस ओनली, तो फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अमील ये कहती हैं सर इफ ओनली बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा हो तब रिस्क एडजस्टेड वैग और कैपिटल स्ट्रक्चर कैन आल्सो चेंज। देखो अगर बिजनेस रिस्क चेंज हो गया है ना, तो फिर रिगार्डलेस के मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है या नहीं होता, आई शुड यूज रिस्क एडजस्टेड वैग, चाहे मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर सेम हो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे आपको, एक एग्जांपल दे देता हूँ भाई। मिसाल है, लकी की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। लकी क्या कर रहा है जी, सीमेंट का धंधा कर रहा है। सीमेंट में इसका डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 20:80। 20% डेट होता है, 80% इक्विटी होती है। लकी के दिल में आता है कि चलो टेक्सटाइल में कोई काम करते हैं, वो सफायर के साथ या आसिम जोफा के साथ या जे डॉट के साथ कोई जॉइंट वेंचर करता है, ठीक है। जॉइंट वेंचर करता है, जेवी बनाता है विद जे डॉट या सफायर या जो है वो निशात लेनिन, किसी के साथ जाके जेवी बना लेता है। इस बिजनेस को करते हुए भी जो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 20:80 ही है, सेम डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसी रेशियो में फाइनेंसिंग कर रहा है भाई, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फाइनेंशियल रिस्क देखना ही नहीं है यहाँ पे, बिजनेस रिस्क चेंज हो गया, रिस्क एडजस्टेड वैक यूज करो। इसको रिस्क एडजस्टेड वैक कह लो या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट कह लो, इसको रिस्क एडजस्टेड वैक कह लो या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस्तेमाल होगा। बस सिंपल सी बात है, अगर फाइनेंशियल रिस्क सेम है, फाइनेंशियल रिस्क वही है, तो ये जो सीएपीएम के बाद तुम वैक निकाल रहे होगे केई के बाद, उसमें वेटेजेस डेट और इक्विटी की सेम आ जाएंगी। यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो वैक का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला, यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा बेसिकली। ठीक है ना, समझ आती है बात? डू वी गेट दिस कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी? चले सो यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात या डिस्काउंट रेट इस तरीके से हम इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, स्पेयर डेट कैपेसिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज कंफ्यूज करती है भाई। मैं एक बिजनेस रन कर रहा था, मिसाल है मेरी एक कंपनी है, ठीक है। मैं एक बिजनेस रन कर रहा था, मैं क्या करता था जी, मैं गाड़ियां बना के बेचता था, ऑटोमोबाइल कंपनी है मेरी, ठीक है। ऑटोमोबाइल कंपनी है, मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो 40:60 चल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो मेरा 40:60 चल रहा है। 40% में डेट के ऊपर हूँ और जो है वो उसके ऊपर इक्विटी उसके ऊपर हूँ। अमील कहते हैं सर शुडंट वी यूज एपीवी इफ फाइनेंशियल चेंजेस? वी कैन एपीवी, वी ऑलवेज यूज, मतलब वी कैन ऑलवेज यूज एपीवी। एपीवी हम कभी भी यूज कर सकते हैं, अगर फाइनेंशियल चेंज नहीं भी हो रहा तो भी एपीवी यूज कर सकते हैं। एपीवी इज अ मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इट्स अ मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग योर इन्वेस्टमेंट, कि आप किस तरीके से देख रहे हो, फाइनेंसिंग का कितना इफेक्ट है और प्रोजेक्ट इटसेल्फ कितना पावरफुल है। ये तो एग्जिस्टिंग उसमें भी देखा जा सकता है, इसके लिए फाइनेंशियल रिस्क का बदलना जरूरी नहीं है। एपीवी एक तरीका है देखने का, जैसे एनपीवी एक तरीका है, जैसे आईआरआर एक तरीका है, जैसे एमआईआरआर एक तरीका है, जैसे पे बैक पीरियड एक तरीका है, जैसे सेंसिटिविटी एनालिसिस एक तरीका है, एपीवी एक तरीका है। एपीवी ये बताता है कि फाइनेंसिंग से कितना बेनिफिट आ रहा है, प्रोजेक्ट इटसेल्फ कितना जानदार है। हाँ, वी कैन यूज इट, वी कैन डेफिनेटली यूज इट। अगर फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा है आप एपीवी यूज कर सकते हो, लेकिन एपीवी यूज करते वक्त, एपीवी यूज करते वक्त जब बेस केस एनपीवी निकालोगे, बेस केस एनपीवी के लिए तुम्हें केई ऑफ एन अनगेट कंपनी चाहिए होगा। अनगेट कंपनी का केई निकालने के लिए तो तुम्हें बीटा इक्विटी बीटा एसेट वाली रीगेयरिंग अनगेयरिंग करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री के बीटा एसेट की बेसिस पे जो केई निकालोगे वो केई अनगेट कंपनी की केई हो। राफे कहते सर हमें क्वेश्चन में बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा, इन्फॉर्मेशन से आइडिया हो जाएगा तुम्हें। अगर उसने फाइनेंसिंग इफेक्ट्स अलग से बताए हुए चीजें बताई हुई है तो एपीवी का सवाल है, अगर डायरेक्ट डिस्काउंट रेट की दे के कैलकुलेट करवा रहा है तो एनपीवी का सवाल है। क्लियर होता है राफे? आप क्वेश्चंस का पैटर्न उठा ले, उसने हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी दी है कि पिक हो जाता है, आईआरआर है या एनपीवी है या एमआईआरआर है, पिक हो जाता है। और 90% केसेस में तो खुद ही बता देता है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्पेयर डेट कैपेसिटी वाला पॉइंट में बस एक यहाँ पे कवर कर लूं। स्पेयर डेट कैपेसिटी में क्या है कि मान लो एक कंपनी ऑटोमोटिव में काम कर रही है, ऑटोमोबाइल में काम कर रही है, गाड़ियां बना रही है, 40:60 का डेट इक्विटी रेशियो है, ठीक है। ये इसकी लिमिट रीच हो चुकी है, बैंक कह रहा है नो मोर डेट, बैंक कह रहा है भाई अब हम आपको डेट नहीं देंगे, और डेट हम आपको नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया,
गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि भाई अगर आप गाड़ियां एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो, मान लो पाकिस्तान जैसी एक लूली लंगड़ी सी इकोनॉमी है जिन्होंने 70 साल में कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया, वहां की गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि भाई अगर आप कार्स एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज लोन भी देगी और आपकी डेट कैपेसिटी बैंक इंक्रीज भी करेगा, जिस पर गारंटी गवर्नमेंट देगी आपको। आपकी डेट कैपेसिटी बैंक इंक्रीज करेगा, जाओ बस गाड़ियां एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो, हम आपको सब्सिडाइज लोन भी देंगे और आपकी डेट कैपेसिटी भी बढ़ा देंगे। यानी अब आप ज्यादा डेट ले सकते हो। मान लो मेरी डेट कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज हुई बाय 200 मिलियन, मेरी स्पेयर डेट कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज हुई बाय 200 मिलियन, ठीक है। मैंने ये डेट यूज नहीं किया है, सिर्फ कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। मैं इस डेट को कहीं और यूज करूंगा, एक्सपोर्ट्स के प्रोजेक्ट में नहीं यूज करूंगा, हो सकता है लोकल गाड़ियों में इस्तेमाल करूं, लेकिन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। तो जब कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है और आपके डेट को 200 मिलियन से आपका डेट का नंबर इंक्रीज हो गया है, तो इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट भी होगा और फिर इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स का बेनिफिट भी होगा। ये जो टैक्स बेनिफिट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इस टैक्स बेनिफिट को इधर इनकॉर्पोरेट किया जाता है पोस्ट टैक्स। ये जो इंटरेस्ट का बेनिफिट है, इसके ऊपर जो टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, ये टैक्स का बेनिफिट यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इसको स्पेयर डेट कैपेसिटी कहते हैं। ये उस प्रोजेक्ट में नहीं यूज होता जिस प्रोजेक्ट के लिए तुम एपीवी कैलकुलेट कर रहे हो। यूज ये डेट कहीं और होता है, लेकिन होता है इस प्रोजेक्ट की वजह से है। ये इस प्रोजेक्ट की डायरेक्ट एप्लीकेशन होती है, ये इस प्रोजेक्ट की डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होता है, इस प्रोजेक्ट का डायरेक्ट एक बेनिफिट होता है। इससे मिलने वाला डेट आप कहीं और यूज कर रहे होते हैं, इससे मिलने वाला डेट आप कहीं और यूज कर रहे होते हैं। तो इस स्पेयर डेट कैपेसिटी के बेनिफिट को एपीवी का बेनिफिट कैलकुलेट करते वक्त इनकॉर्पोरेट किया जाता है। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर होती है एवरीवन? जी भाई जल्दी से बताएंगे सब। सर ये सर सब्सिडाइज लोन के टैक्स सेविंग मेथड को भी यही डिस्कस कर लें भाई, यही इसका जो है वो टैक्स का जो है वो तरीका कार है। स्पेयर डेट कैपेसिटी कितनी है? 200 मिलियन है। 200 मिलियन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट कितना देना है? केडी है मिसाल 10%, 10% से मल्टीप्लाई कर दो, 20 मिलियन का इंटरेस्ट है। ये 20 मिलियन के इंटरेस्ट पे टैक्स कितना बचेगा? मिसाल है 6 मिलियन, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, वो तुम्हारा बेनिफिट है आज का। सर स्पेयर डेट हमारा एपीवी एंड एनपीवी का डिफरेंस होता है ना? नहीं, ये तो जुगाड़ू तरीका है। ये तुमने डिफरेंस लेके बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, स्पेयर डेट का बेनिफिट कैलकुलेट होता है। सर टैक्स बेनिफिट इस प्रोजेक्ट में लेंगे और इंटरेस्ट दूसरे प्रोजेक्ट में होगा, बिल्कुल इवैल्यूएट करने के लिए यहाँ पर लेंगे। अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से तो पीएनएल सेम बनता है ना सबका, पीएनएल तो एक ही बनेगा बिजनेस का, सारे बिजनेस का पीएनएल एक ही बनता है। तो टैक्स बेनिफिट तो बाजार पूरा आ रहा है जिस वक्त साल मुकम्मल हो रहा है उस वक्त, लेकिन इवैल्यूएट करते वक्त उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज ले ली जाती है। रिजवान समझ आ रही है बात? सर सब्सिडाइज लोन में टैक्स सेविंग लॉस कैलकुलेट करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर सब्सिडाइज लोन मिल रहा है, 10% की जगह 5% पे लोन मिल रहा है, तो जो 5% का इंटरेस्ट तुमने बचा लिया उस पर मिलने वाला टैक्स बेनिफिट खो भी तो दिया। तो जहां तुम पे करने वाले इंटरेस्ट को पोस्ट टैक्स लेते हो, वहां ना पे करने वाले इंटरेस्ट को भी तो पोस्ट टैक्स लोगे। वही होता है अमीन, बिल्कुल वही होता है, और कोई चीज तो नहीं रहती। बाकी सब अगर इनकॉर्पोरेट कर लो तो एपीवी एनपीवी का जो डिफरेंस है वो यही निकल के आएगा। लेकिन बाकी सब इनकॉर्पोरेट करने के बाद अगर तुमने कोई और भी आइटम छोड़ा हुआ है तो डिफरेंस में वो भी शामिल होगा। अगर ये आखिरी यही आइटम है, बाकी कुछ भी नहीं है और एपीवी तुम्हें पता है पहले से, एक तो ये कि तुम ये कैलकुलेट करोगे तो एपीवी भी पहुंचोगे ना। एपीवी तो आएगी इसको कैलकुलेट करने के बाद, इसको कैलकुलेट करे बगैर एपीवी थोड़ी आएगी। समझ रहे हो? तो अगर यही बची हुई है सिर्फ और तुम्हें एपीवी पता है तो फिर डिफरेंस होगा। लेकिन ये चीजें तब समझ आती है जब एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो कि ठीक है उसने एपीवी दे दी है, नीचे मैंने डिफरेंशियल निकाला, एक ऑप्शन मैच कर रहा है उसको क्लिक कर दिया। एमसीक्यू तो नहीं है। नहीं नहीं भाई, एपीवी इससे पहले नहीं आती, इसका इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट करने के बाद एपीवी आती है कंप्लीटली। अच्छा ये बड़ा अच्छा सवाल है कि सर फाइनेंसिंग के इफेक्ट्स को डिस्काउंट किस पे करेंगे? आईकैप की बुक कहती है रिस्क फ्री रेट पे करेंगे, दुनिया की प्रैक्टिस कहती है केडी पे करेंगे, दोनों में से कोई भी कर लो सही है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंट मत कर लेना। एक सवाल आईकैप ने ऐसा भी किया है पास पेपर में जिसका सोल्यूशन देखोगे, सजेस्टेड सोल्यूशन तो उसने केई से डिस्काउंट किया हुआ है या वैक्स से शायद डिस्काउंट किया हुआ है, वो मत करना कभी भी।
या तो केडी से डिस्काउंट होगा या तुम्हारा आरएफ से डिस्काउंट होगा, बिल्कुल बिफोर टैक्स केडी या आरएफ से। नोट देना पड़ेगा, या दोनों में से एक ही रेट मौजूद होगा। दोनों नहीं होंगे, अगर दोनों हो तो तुम यहाँ पे कर लो कि भाई मैंने केडी से डिस्काउंट किया है। वहां पे आप लिख सकते हैं assumptions में कि since both of the methods are practically applied, we have taken KD as our discount rate for discounting the financing effects. ठीक है जी, KD से इसको डिस्काउंट किया जा सकता है। यहाँ पे समझ आता है कॉन्सेप्ट? सर आई हैव अ क्वेश्चन। नहीं अमील, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैंने शुरू में यही बताया कि मैथ का पार्ट अब ये नहीं है। तो मतलब तुम लोग अगर जून के फर्स्ट वीक में पेपर देने जा रहे हो और इस वक्त ये पूछ रहे हो कि सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है, अल्लाह ताला खैर करे तुम लोगों की यार। ये तो कोई 2-3 महीने पहले, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है वो सर बड़ी मेहनत करते हैं, सर सऊद तारिक, उन्होंने इस पे वीडियो बनाई थी। मैंने उसके ऊपर मुतादिद वॉइस नोट्स भेजे थे बीएफडी वाले ग्रुप में, रजिस्टर्ड वाले ग्रुप में, कि भाई कोई बड़ा चेंज नहीं है, मैक का पोर्शन रिमूव हो गया है, ट्रांसफर प्राइसिंग रिमूव हो गया है, लीनियर प्रोग्रामिंग रिमूव हो गया है। लीनियर प्रोग्रामिंग का अगर कोई पार्ट रहता भी है तो वो कैपिटल राशिंग में एक मल्टी पीरियड कैपिटल राशिंग है, लेकिन वो भी मैक के टाइम पे टेस्ट होता था। उसकी भी उसके अलावा कभी जिंदगी में टेस्टिंग नहीं हुई, सिंगल पीरियड कैपिटल राशिंग ही टेस्ट होता है। अगर तुम लोग इस पॉइंट पे सिलेबस का सवाल करो, या भी किसी व्हाट्सएप में भी किसी खूबसूरत ने ये सवाल पूछा है कि सर ये वाली चीज सिलेबस में है या वो वाली चीज सिलेबस में है, लेकिन अगर आप इस वक्त सिलेबस कंफर्म कर रहे हो तो अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम फरमाए। ठीक है भाई, ये एडिशनल टॉपिक्स है, सही आप पूछ रहे हैं, लेकिन ये नहीं है सिलेबस का पार्ट। सब्सिडाइज लोन में लॉस ऑन सेविंग्स नहीं, वो लॉस नहीं होता। सब्सिडाइज लोन का जो वो वाला पोर्शन होता है ना, जो पोर्शन आपका फायदे वाला पोर्शन होता है, जो आपको बेनिफिट मिल गया, उसके बेनिफिट को पोस्ट टैक्स आपको इनकॉर्पोरेट करना होता है। या आप P7 की ये जो AFM एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ACC की किताब, वहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं। वहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं आप, आई कैप की कैलकुलेशन के तरीकाकार से भी वेरीफाई कर सकते हैं। सब्सिडाइज लोन में जितना इंटरेस्ट पे किया जाता है उसका टैक्स बेनिफिट लिया जाता है, जो इंटरेस्ट बच जाता है नहीं पे करना पड़ता उसका पोस्ट टैक्स बेनिफिट लिया जाता है। मैं इसकी एक छोटी सी इलस्ट्रेशन आपको बता देता हूँ। मिसाल है, मेरे पास सब्सिडाइज लोन आया, ठीक है, सब्सिडाइज लोन आया, मेरी नॉर्मल केडी है, सब्सिडाइज लोन आया मिसाल है 4% के ऊपर, मेरी नॉर्मल केडी है मिसाल है 9% के ऊपर, ठीक है। मुझे यहाँ पे बेनिफिट कितना नजर आ रहा है? सब्सिडाइज का 5% का बेनिफिट नजर आ रहा है, ठीक है। मुझे सब्सिडी कितने की मिली? सब्सिडी मिली 5%, ठीक है। 4% के ऊपर जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है, 4% के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, मेरा टैक्स रेट है यहाँ पे मिसाल है 30%, ठीक है। 30% टैक्स जो है वो क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा 100 मिलियन का 100 मिलियन का लोन है, 100 मिलियन के लोन के ऊपर 4% का मेरा इंटरेस्ट रेट बनता है, इसके ऊपर मुझे 30% का टैक्स बेनिफिट हुआ। इसमें आप डिस्काउंट फैक्टर लगा लो जितने सालों के लिए कर रहे हो, ये आपका एक बेनिफिट है। दिस इज टैक्स बेनिफिट ऑफ द इंटरेस्ट पेड, ये टैक्स बेनिफिट ऑफ द इंटरेस्ट पेड है। लेकिन आपने 5% सब्सिडी बचाई भी है 100 मिलियन के ऊपर, 100 मिलियन के ऊपर आपने 5% की सब्सिडी बचाई है, इसको 1 माइनस 30% कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपने टैक्स बचाया है, आपने अगर ये टैक्स बचाया है तो इसके साथ साथ सॉरी इंटरेस्ट बचाया है, तो इसके साथ साथ जो इस पे टैक्स बेनिफिट मिल सकता था उसको गंवाया भी है, तो उसको पोस्ट टैक्स कर दिया जाता है। पोस्ट टैक्स करके आप इसका डिस्काउंट फैक्टर ले लेते हैं, ये भी एपीवी के लिए आपका बेनिफिट बन जाता है, ये भी एपीवी के लिए आपका बेनिफिट बन जाता है। और सर हम सब्सिडाइज लोन का बेनिफिट क्यों लेते हैं? क्योंकि कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें करने पर गवर्नमेंट हमें सब्सिडाइज लोन देती है कि भाई ये इंडस्ट्री सिक हो चुकी है, परेशान हो चुके हैं हम, आप इस इंडस्ट्री में पैसा लगाओ, हम आपको टैक्स का बेनिफिट या लोन का बेनिफिट देंगे, हम आपको लोन देंगे इसके ऊपर। जैसे कोविड में हुआ था, जो टर्फ का लोन था, जो स्टेट बैंक ने टर्फ की पॉलिसी निकाली थी, टर्म फाइनेंस उसकी लोन की जो टर्म फाइनेंसिंग फैसिलिटी निकाली थी, वो फैसिलिटी क्या थी? वो काइबोर से कम पे ही तो लोन मिल रहा था। काइबोर उस वक्त चल रहा था 6.25, लोन मिल रहा था 2% के ऊपर, सिर्फ इस बात के ऊपर कि आप अपनी इंडस्ट्री को जारी रखो, लेबर को निकालो नहीं, लेबर को बाहर नहीं करो, हम आपको लोन देते हैं।
हम आपको लो इंटरेस्ट के ऊपर लोन देते हैं आपके बिजनेस को खड़ा रखने के लिए। सारे सेठों ने दबा के लोन लिया, जिन कंपनीज ने सैनिटाइजर बेचा उन्होंने भी लोन लिया। मतलब बेगरती की इंतहा होती है, जिन्होंने सैनिटाइजर बेचा, जिनकी इतनी अर्निंग्स मल्टीप्लाई हो गई कोविड में, साबुन वाबुन बेचा, उन्होंने भी टर्फ का लोन लिया स्टेट बैंक से कि नहीं जी हम भी लेंगे, सस्ता मिल रहा है, हम भी लोन लेंगे, उन्होंने भी लिया। तो ये जो सब्सिडाइज लोन मिलता है, इस बेनिफिट को आप अकाउंट फॉर करते हो यहाँ पे, ये बेनिफिट अकाउंट फॉर होता है, लेकिन ये बेनिफिट पोस्ट टैक्स होता है। क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया है, ये इंटरेस्ट का बेनिफिट मिला है, तो उसके ऊपर अगर पे करने पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो खोया भी है। क्या ये पॉइंट समझ आता है? एवरीवन गेट्स इट? चलो, ग्रेट हो गया। अब मुझे बताओ, एक अच्छा रिवीजन वैक का, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का, डिविडेंड थियरी का या डिविडेंड पॉलिसी का, एपीवी का, रिस्क एडजस्टेड वैक का हो गया। मुझे बताओ, इन एरियाज में कहीं कोई जिंदगी तुम्हारी परेशान होती है, किसी चीज को लेकर तंग होते हो? यहाँ पे थियोरेटिकल एस्पेक्ट से भी हमने चीजें इसके अंदर जो है वो कवर की है। थोड़ा बहुत मैंने तुम्हें चीजों की लॉजिक भी बताई है, मैं अपने नॉर्मल रूटीन लेक्चर्स में भी बताया, यहाँ पे भी रिपीट कर दिया। ताहिर साहब, आप बहुत मेहमान खुसूसी है मेरे, कोई ऐसी चीज जो आप मजीद पूछना चाहें इसमें? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे थोड़ी डिस्कशन मजीद कर लें, अभी कर लेते हैं। भाई ताहिर साहब वो खास पर्सनालिटी है जिन्होंने पूरा बैच बीएफडी का लाइव क्लास लिया है। मतलब मुझे नहीं याद कोई दिन ऐसा होता था जब ये लेट हो जाए क्लास में। कभी 10-15 मिनट हुआ भी है तो इन्फॉर्म करके हुआ है। ही यूज्ड टू कम इन एवरी लाइव क्लास। मतलब देयर आर न्यूमरस डेज जब ताहिर साहब होते थे और मैं होता था और क्लास हो रही होती थी, लेकिन ये बड़ी डेडिकेशन से क्लास ले रहे होते थे और जो है वो सारा कुछ अपने पास नोट कर रहे होते थे। उनकी वजह से लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाते थे, पोर्टल पे अपलोड हो जाते थे टाइमली। ये है कि क्लास कोई लाइव ना ले रहा हो तो आपको ऐसा होता था, हालांकि देवर 90 to 100 रजिस्ट्रेशन, लेकिन लोग रिकॉर्डिंग ही लेते थे। लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग में एक निखार आ गया या एक रियलिस्टिक अप्रोच आ गई, वो इसलिए आ गई क्योंकि ऑन द अदर हैंड आई हैड हिम बेसिकली अटेंडिंग द क्लास वेरी डिलीजेंटली एंड ऑन टाइम। उसकी वजह से काफी सपोर्ट मिल जाती थी। ये हमारे बड़े मेहमान खुसूसी है भाई। चले, ये हो गया। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे किसी ने कहा कि सर थोड़ा सा इसके ऊपर मजीद जो है वो डिस्कशन कर लें। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया ये दे देता हूँ। भाई मिसाल है, एक कंपनी है, अभी एग्जिस्टिंग सूरत हाल अगर हम इसकी देखें तो इसके पास डेट है मिसाल 100 मिलियन का एट द रेट ऑफ 5%। सिंपल सिंपल रखते हैं चीजों को, सही है। इक्विटी है इस कंपनी के पास 500 मिलियन या 400 मिलियन की, 400 मिलियन की, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 15%। ठीक, कुल मिला के हो जाता है 500 मिलियन का कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, 500 मिलियन का कैपिटल स्ट्रक्चर, इस पे 5 रेज करना है, 400 पे तकरीबन आपके पास 10% 40 और 20 60, ये 60 रेज करना है तो ये 65 बन जाता है। 65 डिवाइडेड बाय 500, ये तुम्हारा जो अभी का वैक है ये 13% बन गया। ये अभी का वैक मिसाल है 13% बन गया। ठीक है, 13% बन गया। अब तुमने क्या किया, तुमने एक नया प्रोजेक्ट किया, बट सेम बिजनेस। न्यू प्रोजेक्ट किया, सेम बिजनेस। ठीक है, सेम बिजनेस। ये नए प्रोजेक्ट की वजह से तुम्हारा जो टोटल डेट हो चुका है, अब जो टोटल डेट हो चुका है, तुमने डेट बारह बहुत ज्यादा ले लिया है, 300 मिलियन का यहाँ पे डेट हो चुका है। 300 मिलियन इस, ये लोन ज्यादा लेने की वजह से, 200 मिलियन का लोन बढ़ाने की वजह से तुम्हारी केई इंक्रीज कर गई है, सॉरी केडी इंक्रीज कर गई है। ये केडी रिलेटिवली तुम्हारी यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज करके हो गई है, बैंक ने ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया है, एवरेज हो गई है 6%। ठीक है, एवरेज हो गई है 6%, तो 300 का 6% अगर तुम निकालो 18 मिलियन ये बन जाता है। और डेट बढ़ने की वजह से इक्विटी भी इंक्रीज कर गई है, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज कर गई है। इक्विटी वैसे तो 400 मिलियन ही है, इंक्रीज करके जो 15% थी ये अब तुम्हारे पास 18% हो गई। ठीक है, 18% हो गई है। तो मैं 400 मिलियन का अगर 18% निकाल लूं, ये बन जाता है 72। ठीक है, 72 और 18 को अगर हम यहाँ पे क्लब करते हैं तो ये बन जाता है 90, 90 ओवर 700।
90 over 700 will become 700 will become एक मिनट यार, थोड़ी सी assumption चेंज करनी चाहिए हमें यहाँ पे। मिसाल है ये 18 नहीं होता, कैलकुलेशन समझाने के लिए थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ। ये हो जाता है 7%, ठीक है, यानी ये बन गया 21 मिलियन। और के ही हो जाता है डेट इतना ज्यादा बढ़ने की वजह से, शेयर होल्डर का चूंकि रिस्क बढ़ जाता है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है, के ही हो जाता है मिसाल है 22%, ठीक है 22%। तो 400 मिलियन को अगर मैं 22% से मल्टीप्लाई करूं, ये हो जाता है 88, और यहाँ आ जाता है 21। 88 प्लस 21 बिकम्स 109, और 109 डिवाइडेड बाय 700 विल बिकम 15.5। ये तुम्हारा वैक हो गया, अब न्यू वैक हो गया 15.5। फाइनेंशियल रिस्क चेंज हुआ है, बिजनेस रिस्क चेंज नहीं हुआ। फाइनेंशियल रिस्क चेंज हुआ है, बिजनेस रिस्क चेंज नहीं हुआ। एमसीसी निकालना है, बहुत सिंपल तरीका है। एमसीसी निकालने के लिए बहुत सिंपल, नई कॉस्ट क्या है तुम्हारी 109, पुरानी क्या थी 65, नया कैपिटल क्या है 700, पुराना क्या था 500। ये 200 मिलियन जो तुमने एडिशनल रेस किए है ना, इसकी वजह से तुम्हारी कॉस्ट में कितना इंक्रीज आ गया है, 109 माइनस 65, ये आ गया 44। तो भाई पुराने प्रोजेक्ट्स का क्या कसूर है कि तुमने उसकी कॉस्ट बैठे बैठे बढ़ा दी। अब ये जितना तुमने बढ़ाया है ना, इसको नए प्रोजेक्ट से लेकर आओ, ये जितना तुमने बढ़ाया है इसको नए प्रोजेक्ट से लेकर आओ, यहाँ तुम्हारा रेट बनेगा 22% का, यहाँ तुम्हारा रेट बनेगा 22% का। ये डिस्काउंट रेट कहलाता है एमसीसी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के एक यूनिट ऑफ एडिशनल फाइनेंस लेने से मेरे वैक पे कितना इंक्रीज आ गया, एक यूनिट ऑफ एडिशनल फाइनेंस लेने से। अब ये जो प्रोजेक्ट 200 मिलियन का जो तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये 100 से 300 मिलियन 200 मिलियन में इंक्रीज आया है, ये 200 मिलियन का जो प्रोजेक्ट तुम इवेल्युएट करोगे, उसके लिए जो डिस्काउंट रेट यूज करोगे, वो डिस्काउंट रेट ये 22% होगा, और ये 22% मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। ये 22% बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है फरासत मेहदी? चलो, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा एक डिस्कशन या पोर्टफोलियो थ्योरी पे करता हूं, उसके बाद आपको एक छोटा सा ब्रेक दूंगा, और फिर उसके बाद हम एक सवाल करेंगे इंशाल्लाह। सर जब बिजनेस रिस्क इज चेंजिंग तब एमएम थ्योरी से निकाल सकते हैं वैक? देखो, जब बिजनेस रिस्क चेंज हो रहा है, जब बिजनेस रिस्क आपके पास चेंज हो रहा है, तो आपको केई ऑफ एन अनगेट कंपनी भी तो वो कंपनी चाहिए जिसमें आप बिजनेस में जा रहे हैं। अगर आप एमएम थ्योरी यूज कर रहे हैं, एक सवाल आया है कि सर बिजनेस रिस्क अगर चेंज हो जाए तो हम एमएम थ्योरी से वैक निकाल सकते हैं, तो ये जो आप बीटा इक्विटी की इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, ये एमएम थ्योरी ही है। और अगर आपको एमएम थ्योरी से निकालना ही है, तो आपको केई ऑफ एन अनगेट कंपनी भी उसी हिसाब से चाहिए होगा। वो अनगेट कंपनी का केई निकालने के लिए ऑब्वियसली आप बीटा एसिड यूज करोगे, बीटा एसिड को सीएपीएम में डालोगे, केई ऑफ अनगेट कंपनी आएगा, उस अनगेट कंपनी की केई से फिर गेट कंपनी की केई निकालोगे। अच्छा सर, जब फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा हो तब आप एमएम थ्योरी से वैक निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि सवाल किसका है। अगर ट्रेडिशनल थ्योरी का है तो केई निकल के दिया जाएगा, अगर सवाल एमएम थ्योरी का है तो फिर तो कभी वो केई निकाल के नहीं देगा, आपको ही निकालना होगा। ये जो 22% मैंने यहाँ निकाला है ना, ये तो अभी एमसीसी समझाने के लिए मैंने 22% एग्जाम्पल ले ली, एग्जाम में आप खुद निकालोगे, एग्जाम में आप खुद निकालोगे। आप एग्जिस्टिंग डेट लोगे, एग्जिस्टिंग डेट टू इक्विटी लोगे, उसको एमएम थ्योरी में डालोगे, और एमएम थ्योरी में इनकॉर्पोरेट करके केई ऑफ एन अनगेट कंपनी निकालोगे। फिर ये केई ऑफ अनगेट कंपनी लोगे, इस केई ऑफ अनगेट कंपनी को एमएम थ्योरी में डालोगे, नया कैपिटल स्ट्रक्चर यूज करोगे, और नए कैपिटल स्ट्रक्चर की बेस पे केई कैलकुलेट करोगे ऑफ गेट कंपनी। जहां तुमने एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो का केई ऑफ गेट कंपनी लिया, उससे केई ऑफ अनगेट कंपनी निकाला, फिर केई ऑफ अनगेट कंपनी से तुमने केई ऑफ गेट कंपनी रिवाइज डेट टू इक्विटी रेशियो पे निकाला।
ये एमएम थ्योरी से होगा कैलकुलेट, और एमएम थ्योरी से ही होगा अगर सवाल एमएम थ्योरी का है। अगर ट्रेडिशनल का है तो वो के खुद निकाल के देगा। समझ आती है बात? चले, और कोई सवाल किसी का भाई? वर्कशॉप देखो तुम लोगों के लिए होती है कि तुम्हारी कंफ्यूजन्स, तुम्हारे मसाइल, तुम्हारे प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो। तो जितने सवालात आप कर सकते हैं बहरहाल बहुत अच्छा होगा। चलें जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो थ्योरी के ऊपर। देखो पोर्टफोलियो थ्योरी में, एक मिनट के लिए मैं आपके पास, मेरे पास हैंड आउट में शायद ये खुला हुआ हो तो मैं आपको और अच्छे तरीके से बता दूंगा। Just give me a minute। हाँ जी, आगे। ये देखो ये पोर्टफोलियो थ्योरी है हमारे पास। पोर्टफोलियो थ्योरी के अंदर जब सिंगल एसेट का पोर्टफोलियो हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन या रिस्क नॉर्मल जिस तरह स्टैट्स में निकालते हैं उस तरह निकलता है, और उसके वेटेड एवरेज रिटर्न को बेसिकली उसका वेटेड एवरेज रिटर्न कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर वो कैलकुलेट होता है। टू एसेट पोर्टफोलियो जो कि ज्यादातर टेस्ट किया जाता है, उसके अंदर दोनों के वेटेजेस इनटू देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड इनका रिटर्न निकल आता है, इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न इनटू देयर वेटेज इन द पोर्टफोलियो, और इसी वेटेज की बेस के ऊपर इसका रिस्क निकल आता है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होता है कोरिलेशन। उसके लिए आपको चाहिए होता है कोरिलेशन। अब कोरिलेशन ये बताता है, कोरिलेशन ये बताता है दोनों के दरमियान कि ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या नेगेटिवली कोरिलेटेड है। थ्योरी ये कहती है कि जब आप पॉजिटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बनाया जाता है नॉट टू मैक्सिमाइज द रिटर्न बट टू मिनिमाइज द रिस्क। देखो रिटर्न अगर मैक्सिमाइज करना है तो सबसे ज्यादा रिस्की स्टॉक उठाओ, उसमें इन्वेस्ट कर दो। पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ने की जरूरत क्या है? पोर्टफोलियो थ्योरी कभी भी ये नहीं कहता कि मैक्सिमम रिटर्न के पीछे भागो। पोर्टफोलियो थ्योरी कहता है स्टेबल रिटर्न के पीछे भागो विद मिनिमम अमाउंट ऑफ रिस्क। विद मिनिमम अमाउंट ऑफ रिस्क, तो वो हमेशा वो ये रेकमेंड करता है कि भाई जब दो स्टॉक्स को पिक करो तो उनमें नेगेटिव कोरिलेशन होनी चाहिए, तब वो एक दूसरे के रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। तब वो एक दूसरे के रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। अगर आप मिलते जुलते प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे, मिलते जुलते प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं। जैसे मैंने आपसे सीमेंट और स्टील की एग्जांपल ली थी, रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, अगर मैंने दोनों में इन्वेस्ट कर भी दिया तो दिस इज नॉट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ये है कि मैं एक तरफ बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो दूसरी तरफ सीमेंट स्टील में कर रहा हूँ, कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो बैंक को फायदा होगा, इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो सीमेंट स्टील को फायदा होगा, ऑटोमोटिव को फायदा होगा, फूड सेक्टर को फायदा होगा। ये डाइवर्सिफिकेशन है, पोर्टफोलियो थ्योरी ये कहती है। बाकी फॉर्मूला लगाना मैथ्स का कोई इतनी बड़ी गेम नहीं है। फॉर्मूला लगा के कोरिलेशन वगैरह निकाला जा सकता है। ये सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दिए, लेकिन असल जो पोर्टफोलियो थ्योरी के अंदर कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो यही है कि आपको कोशिश ये करनी है कि आप नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें। थ्री एसेट पोर्टफोलियो का फॉर्मूला जरूर दिया हुआ है लेकिन कभी पूछा नहीं है क्या, कभी भी नहीं पूछा। और यहाँ पे सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क की पूरी एक डिस्कशन है। सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब ये होता है कि ओवरऑल लेवल पे हमारी मार्केट कितना मूव कर रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से। जैसे कोई कोविड आ गया, कोई इकोनॉमिक सूरत हाल हो गई, कोई गवर्नमेंट का रिजीम चेंज आ गया, कोई इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई, तो स्टॉक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। और जितना मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा वो सिस्टमैटिक रिस्क कहलाता है। जितना ओवरऑल मार्केट के अलावा किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक पे आता है उस एक पर्टिकुलर स्टॉक का सिस्टमैटिक रिस्क कहलाता है। तो पोर्टफोलियो थ्योरी इज नॉट टू मैक्सिमाइज रिटर्न बट टू मिनिमाइज द रिस्क। ये थोड़ा सा आप याद रखें। बाकी जितनी कैलकुलेशन इसके अंदर है वो मैथमेटिक्स है। तो पोर्टफोलियो थ्योरी का जो पर्पस है इज टू मिनिमाइज द रिस्क विथ रिटर्न स्टेबिलिटी। रिटर्न स्टेबल होना चाहिए, मिनिमाइज करके चलें आप अपने रिस्क को। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स पिक करना है। आपको नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स पिक करने हैं, कभी भी पॉजिटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स पिक नहीं करने। अगर आप पॉजिटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स पिक करेंगे तो आपका रिस्क कम नहीं होगा। रिटर्न भी दोनों का साथ में ज्यादा है, रिस्क भी दोनों का साथ में ज्यादा है। वो एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं, एक दूसरे को खत्म नहीं कर रहे, एक दूसरे के रिस्क को मिनिमाइज नहीं कर रहे। जैसे एयर कंडीशनर की और हीटर की मैंने एग्जांपल दी,
इस तरह आइस, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो बेसिक लोगों को पता होती है। आपने अपने इलाके में देखा होगा, एक शख्स है वो गर्मियों में गोला गंडा या जूसेस या लिम्का ड्रिंक बेचता है, वही बंदा सर्दियों में सूप बेचता है। उसको दोनों की महारत आती है, उसको सूप भी बनाना आता है, उसको जूस भी बनाना आता है। गर्मी में वो जूस और सोडा बेच रहा है, सर्दियों में वो सूप बेच रहा है, कॉर्न सूप बेच रहा है या कॉफी बेच रहा है। उसने क्या किया, अपने आप को हेज कर लिया, रिस्क को डाइवर्सिफाई कर लिया, अपने पोर्टफोलियो को। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, कि वो पूरा साल कमा रहा है। मौसम बदलने से उसको फर्क नहीं पड़ता, जैसा मौसम है वो उसमें कमाएगा। पोर्टफोलियो थ्योरी यही कहती है कि अगर एक स्टॉक आपका नुकसान दे तो दूसरा आपको फायदा दे। ये डाइवर्सिफिकेशन की थ्योरी कहती है बेसिकली। ये पोर्टफोलियो थ्योरी का बेसिक मकसद है। बाकी रिस्क किस तरह निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलती है, वेटेड एवरेज रिटर्न किस तरीके से निकलता है, दो स्टॉक्स के पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकलता है, कोरिलेशन कैसे निकलता है, दिस इज ऑल मैथमेटिक्स। इसके फॉर्मूले आपकी किताबों के अंदर मौजूद हैं, आप सवालात पे प्रैक्टिस करें, आपका हाथ सेट हो जाएगा। लेकिन जो मकसद है पोर्टफोलियो थ्योरी का, वो मकसद ये है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आता है? एवरीवन गेट्स इट? चले, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक करते हैं, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, एएफएम का, ईसीसी है, सितंबर 2020 का। किंग टिम नाम है मेरा ख्याल है सवाल का, वो देख लेंगे क्या नाम है, मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी कर लूंगा, और यहाँ पे जूम के चैट ऑप्शन पे भी शेयर कर लूंगा। तो ब्रेक से आ जाएं, 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 20 मिनट का ब्रेक है, 20 मिनट के ब्रेक के बाद आ जाएं, फिर इंशाल्लाह उस सवाल को शुरू करते हैं। उसमें थियरी का एस्पेक्ट भी और कैलकुलेशन का एस्पेक्ट भी।